तो गाइस तुम लोग इमेजिन करो कि तुम लोग एक ऐसी दुनिया में हो जहाँ पर किसी भी मॉन्स्टर को मारने से या किसी भी जीव को मारने से तुम्हें एक्सपीरियंस पॉइंट मिलता है और तुम्हारा लेवल अप होता है। और उसी दुनिया में तुम और तुम्हारी बहन जो कि अमर हैं वो कभी नहीं मरेंगे। और ये चीज एक व्हाइट लोटस गिल्ड वालों को पता चल जाती है जिन्हें ब्याकुरेन गिल्ड भी कहा जाता है। और वो लोग तुम्हें एक कालकोठरी में बंद कर देते हैं और समय आने पर अपने मनोरंजन के लिए तुम्हारी बहन के साथ गलत काम भी करते हैं। तो गाइस इमेजिन करो कि तुम इस सिचुएशन में क्या करते और खुद को पावरफुल बनाने के बाद तुम उन लोगों को कितनी बुरी मौत मारते। तो गाइस ऐसा ही कुछ होने वाला है इस मांगा में। और गाइस तुम लोग मेरा यकीन करो तुम्हें इस मांगा में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट करिए चलिए सीधे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि दिस इज माय फर्स्ट मांगा एक्सप्लेनेशन। इससे पहले मैंने कोई भी मांगा कभी भी एक्सप्लेन नहीं करी है। तो गाइस ये वीडियो देखने के बाद आप कमेंट में रिव्यू भी दे सकते हो कि आपको ये मेरी फर्स्ट मांगा एक्सप्लेनेशन के हिसाब से कैसी लगी। तो स्टोरी की शुरुआत में हमें एक डीमन का किला दिखाया जाता है। इसके अंदर एक डीमन किंग बैठा होता है और डीमन किंग के साथ उसके काफी सारे डीमंस भी होते हैं। और उसी के सामने हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक स्वॉर्ड मैन होता है और उसका नाम ऋषिकेश शैया होता है जो कि डीमन किंग के ऊपर अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी होता है। और फिर वो डीमन किंग से बोलता है कि चलो फिर शुरू करते हैं। और ये बोलकर वो तुरंत ही डीमन किंग के सारे डीमंस काफी तेजी से मारने लग जाता है। और फिर हमें उसी के एक और टीममेट को दिखाया जाता है जो कि एक वॉरियर होता है और वो चलता हुआ लकड़ी का टुकड़ा डीमन किंग के ऊपर काफी तेजी से थ्रो कर देता है। पर डीमन किंग उसे काफी आसानी से ब्लास्ट कर देता है। और उन दोनों के पीछे उनकी एक और टीममेट होती है जो कि काफी जल्दी से उन दोनों के आगे एक आइस शेड लगा देती है। पर वो ब्लास्ट इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि आइस शेड लगने के बाद भी दोनों काफी ज्यादा डैमेज हो जाते हैं। और वो लड़की जिसने कि इन दोनों के आगे आइस शेड लगाई थी उसका नाम सागरी आया होता है। और तभी इन दोनों के पीछे से इनका एक और टीममेट अपेयर होता है जो कि इन दोनों को एक हीलिंग पोशन देता है जिससे ये दोनों काफी जल्दी हील हो जाते हैं। और फिर ये दोनों अपने एक और टीममेट जिसका नाम हरुतो होता है उससे पूछते हैं, हरुतो तो क्या तुम तैयार हो? और हरुतो सबको थैंक्स बोलकर डीमन किंग के ऊपर अपने स्वॉर्ड से काफी तेजी से अटैक कर देता है जिससे कि डीमन किंग के चिथड़े उड़ जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें शहर का सीन दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि एस रैंक हंटर गिल्ड ब्याकुरेन ने डीमन गॉड को हरा दिया है। और ये खबर सुनते ही सारे लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि गेट्स एंड मॉन्स्टर को अपेयर हुए लगभग 200 साल हो गए जिसमें 7 सबसे पावरफुल डीमंस थे। और फिर हमें बताया जाता है कि 7 सबसे पावरफुल डीमंस में से एक डीमन को मार दिया गया है। और फिर से हमें शहर का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की न्यूज रिपोर्टिंग कर रही होती है और वो बोलते हैं कि यहाँ हम ब्याकुरेन की गिल्ड के सदस्यों के साथ हैं। और वो न्यूज रिपोर्टर इन लोगों से पूछती है कि आप लोग इतने ज्यादा पावरफुल कैसे बने। और तभी उनमें से हरुतो बोलता है, हम लोग इतने ज्यादा पावरफुल हार्ड ट्रेनिंग करके बने हैं। बट सच्चाई तो कुछ और ही होती है। ये सारे कमीने बिल्कुल झूठ बोल रहे होते हैं जो कि आपको स्टोरी के आगे पता चल ही जाएगा। फिर उनमें से एक बंदा अपने मन में सोचता है, क्या हार्ड ट्रेनिंग करके क्या मजाक है? क्योंकि असल बात तो ये है कि वो लोग हार्ड ट्रेनिंग करके इतने ज्यादा पावरफुल नहीं बने बल्कि सीक्रेट तो कुछ और ही है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें 2 बंदों को दिखाया जाता है जो कि जंजीर में बंधे होते हैं और वो दोनों एक दूसरे के भाई बहन होते हैं। तभी हमें हरुतो को दिखाया जाता है जो कि मिनोरी शिन और मकोतो शिन से बोलता है, तुम लोगों का धन्यवाद, तुम ही लोगों की वजह से हम इतने ज्यादा पावरफुल हुए हैं। और उसके सर को 2 हिस्सों में तुरंत ही काट देता है। मकोतो जो कि हमारे इस सीरीज का एमसी होने वाला है, एमसी मतलब मैन कैरेक्टर। फिर हमें बताया जाता है कि ये एक ऐसी दुनिया जहाँ पे आपको अपना लेवल अप करने के लिए लोगों को मारना पड़ेगा, चाहे वो मॉन्स्टर्स हो या इंसान हो। आप दूसरों को मारोगे जितना उतना आपका लेवल अप होता चला जाएगा। पर इस दुनिया में सिर्फ 2 ही लोगों के पास इमोर्टी स्किल है जो कि मिनोरी शिन और मकोतो शिन होते हैं। और इन्हीं दोनों का फायदा उठाकर ये कमीने इनको मार के अपना लेवल अप करते हैं। ये लोग कभी इन दोनों भाई बहनों को पंच से मारते हैं, कभी जला के मारते हैं तो कभी इन लोग को जहर दे के मारते हैं। क्योंकि इन दोनों को जितनी बार भी मारा जाएगा और जिन जिन तरीकों से मारा जाएगा इनका बॉडी उसी हिसाब से एक प्रतिरक्षा डेवलप कर लेता है। मतलब अगर आप इन दोनों भाई बहनों को एक बार जला के मारोगे तो नेक्स्ट टाइम इनका बॉडी फायर रेजिस्टेंस हो जाएगा। अगर इन दोनों को आप जहर दे के मारोगे तो नेक्स्ट टाइम इनकी बॉडी पॉइजन प्रूफ हो जाएगी। इसीलिए ये लोग इन दोनों भाई बहनों को अलग अलग तरीकों से मारते हैं और अपना लेवल अप करते हैं जिससे इन लोगों को काफी ज्यादा लेवल अप एंड लेवल अप होता है और ये लोग काफी ज्यादा पावरफुल होते चले जाते हैं। फिर वहीं पर कोंगो सागरी से बोलता है, अभी मैं काफी मजबूत नहीं, मुझे अभी और मजबूत बनना है। फिर हरुतो वहां पर बोलता है, ये लोग काफी ज्यादा सहन शक्ति वाले हैं और इन्हें मार के आज मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ और मैं अभी कुछ पीने के लिए जा रहा हूँ। और वो ये बोलकर वहां से जाने लगता है। फिर जाते वक्त वो तारो से पूछता है, तारो तुम काफी ज्यादा परेशान लगते हो, लगता है यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है। फिर शैया तारो से बोलता है, तारो तुम काफी ज्यादा मेहनती हो, जाके थोड़ा सा लड़की के साथ मजे कर लो। और ये बात सुनते ही वो लड़की के पास तुरंत चला जाता है और उसके बाल खींचने लगता है क्योंकि तारो एक साइको टाइप का बंदा होता है बट उसके पास काफी ज्यादा दिमाग होता है। फिर वहां पर खड़ा हरुतो भी अपने मन में सोचता है, मैंने अपने जीवन में सब कुछ किया, बस मैंने अपने जीवन में सिर्फ एक चीज नहीं की, वो है प्रेगनेंसी। क्योंकि हरुतो को भी मकोतो की बहन को देखकर उसकी नीयत बिगड़ जाती है। फिर हरुतो सागरी से बोलता है कि इस लड़की को हिप्नोटाइज कर दो। फिर सागरी मिनोरी को लस्टफुल मैजिक से हिप्नोटाइज कर देती है और ये सब देखकर सही भी बोलता है कि भाई मुझे भी इसमें शामिल कर लो।
और वहीं पर सागरी बोलती कि सारे लड़के साले एक जैसे होते हैं। फिर वहीं पर हरुतो बोलता है कि आज हम इसके सामने इसकी बहन की बलात्कार करेंगे, देखते हैं ये क्या कर लेता है। और वो दोनों मिनोरी को उठाकर उसके साथ अपनी हवस पूरी करने लगते हैं। और ये देखकर मकोतो काफी ज्यादा परेशान और चिल्लाने लगता है कि प्लीज ऐसा मत करो, पर ये कमीने इसकी बात नहीं सुनते और उसकी बहन के साथ ये लोग अपना हवस मिटाते हैं। फिर हरुतो मकोतो को तड़पता देख उसके जंजीरें खोल देता है और सोचता है कि आखिर ये कर क्या लेगा। और जैसे ही मकोतो अपनी बहन को बचाने के लिए आगे बढ़ता है और हरुतो तुरंत ही होली लेंस मैजिक से उसके हाथों में छेद कर देता है और वो तुरंत वहीं पर गिर जाता है और आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ पाता। और ये देखकर हरुतो काफी ज्यादा हंस रहा होता है। और वहीं पर हरुतो में बताता है कि एक होली लेंस मैजिक है जो कि आग के बिल्कुल डिफरेंट काम करता है, क्योंकि आग से जलने पर तुम्हें काफी ज्यादा तकलीफ होती है और दर्द होता है, पर इस होली लेंस से तुम्हें बिल्कुल भी दर्द और तकलीफ नहीं होगी और ये तुम्हारे जन्म जन्म तक रहेगा। और वहीं पर मकोतो गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, मैं तुम सबको श्राप देता हूँ। इतना बोलते ही वो अपनी बात फिनिश भी नहीं कर पाता है, तब तक हरुतो अपना स्वाड उसके गले के आर पार कर देता है और बोलता है कि इतनी अच्छी शो के दौरान ये बकवास कर रहा है। और बोलता है कि अगर तुम्हें श्राप देना ही है तो अपने शरीर को दो, क्योंकि ये इमोर्टल स्किल तुम्हारे लिए एक श्राप बराबर है। और ये बोलकर हरुतो अपने टीममेट से बोलता है कि चलो सब लोग अब चलते हैं। और वो लोग बोलते हैं कि कल हम लोग मीडिया में काफी बिजी भी रहेंगे। और वो लोग जाते वक्त एक लोहे के गेट को भी बंद कर देते हैं और वो लोग बोलते हैं कि ये इस लोहे के गेट को कभी नहीं तोड़ पाएगा। फिर हमें मकोतो को दिखाया जाता है जो कि वहीं पर पड़ा होता है और तभी उसकी बहन मिनोरी उसके गर्दन पे एक खंजर से तुरंत ही वार कर देती है। और मकोतो कुछ भी समझ नहीं पाता और बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो। मिनोरी मकोतो के गले से चाकू को निकालकर सीधा अपने पेट में भी मार लेती है और बोलती है कि मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, पर मैं ऐसा भूलना चाहती हूँ। और मिनोरी बोलती है कि मैं अपने हर शरीर की हर एक कोशिका को मिटा दूंगी। मकोतो मिनोरी से अपने हाथ को काटने के लिए कहता है, क्योंकि उसका हाथ एक होली मैजिक से बंधा होता है जिससे वो हिलडुल नहीं पाता है। मिनोरी मकोतो की बात सुनकर मान जाती है और मकोतो का हाथ काट देती है, जिससे वो उस होली मैजिक से मुक्त हो जाता है। मिनोरी सब देखकर रोने लगती है और अपने भाई से माफी भी मांगने लगती है, पर मकोतो मिनोरी से बोलता है, तुम रो मत, तुम मेरे दिल पर वार करो, मैं अभी रिजर्नेट हो जाऊंगा। ये सुनकर मिनोरी मकोतो की बात मान जाती है और उसके दिल पर सीधा वार करती है, जिससे मकोतो तुरंत ही रिजर्नेट हो जाता है। और मकोतो को मारने से मिनोरी का एक लेवल अप भी हो जाता है। इस टाइम पर ये दोनों अब डिसाइड करते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को मारकर अपना लेवल अप करेंगे और इन कमीनों से बदला लेंगे। और ये दोनों एक दूसरे को मारने का डिसाइड करते हैं और एक दूसरे को मारना स्टार्ट भी कर देते हैं, जिससे इनका लेवल अप होता है और इनका लेवल अप होता चला जाता है। और ये दोनों एक दूसरे को लगातार मारते जाते हैं, जिससे इनका काफी ज्यादा लेवल अप हो जाता है। और फिर लेवल अप करने के बाद ये लोग 99999 लेवल अप पे चले जाते हैं। और लेवल अप करने के बाद ये लोग काफी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। और ये दोनों बोलते हैं कि ये सब हम सिर्फ बदले के लिए कर रहे हैं, हम उन कमीनों से बदला लेंगे। तभी हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जिसमें तारो एक मॉन्स्टर की हथेलियों को काट और जोड़ रहा होता है और उसके पीछे से हरुतो आ जाता है, जो कि तारो को बोलता है, तुम काफी ज्यादा मेहनती हो तारो, पर तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कुछ अच्छा खोजना चाहिए। तारो उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा चौंक जाता है और कुछ समझ नहीं पाता है। फिर हरुतो तारो को अपने पीछे आने के लिए बोलता है और सभी को इकट्ठा बुलाता है और उन सबसे कहता है कि तुम लोगों का फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट होने वाला है और तुम्हारा फ्यूचर उस महिमा से भरा होगा जो कि किसी मनुष्य को प्राप्त भी नहीं हुआ। तभी हरुतो उन सबको वार्निंग देते हुए कहता है कि ये चीज करने के बाद तुम लोग डार्कनेस में फंस जाओगे और शायद उससे कभी बाहर भी नहीं निकल पाओ, पर क्या तब भी तुम लोग मेरे साथ आना चाहोगे। ये सारी बातें सुनकर वो लोग भी समझ जाते हैं कि आखिर हरुतो किस चीज के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि हरुतो कुछ तो गलत करने वाला है, जैसे हम लोग काफी ज्यादा पावरफुल होने वाले हैं। और फिर हरुतो उन सबको अपने पीछे बुलाकर लाता है और एक कमरे का एक ढक्कन खोलता है जिसके नीचे सीढ़ियां गई होती है। और ये सीढ़ियां देखकर ये लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और ये लोग सोचते हैं कि हम लोगों को तो पता ही नहीं था कि गिल्ड में एक ऐसा भी कमरा है। ये तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर किसी को सजा देने के लिए बनाया गया हो। और फिर हरुतो उन सबको नीचे लेकर आता है और उस कमरे पर लगे फिंगरप्रिंट पर अपना हाथ रखता है, जिससे वो कमरा खुल जाता है। और हरुतो उन लोगों को 2 इंसानों को दिखाता है जो कि वहाँ पर बंधे हुए और काफी बुरी हालत में पड़े हुए होते हैं। और वो अपने टीममेट्स को बताता है कि ये मिनोरी शिन और मकोतो शिन है। और ये देखकर इसके टीममेट्स काफी डर जाते हैं और जिसमें से शेया बोलता है, तुमने इन सबके साथ क्या किया, ये लोग काफी बुरी हालत में है। और हरुतो बोलता है कि चिंता मत करो, ये मानव जैसे दिखते हैं पर ये मानव नहीं, ये दोनों भाई बहन एक अमर जनजाति के हैं, जो कि माना जाता है कि ये लोग विलुप्त हो गए, पर अभी भी ये लोग जिंदा हैं, जो कि पूरे दुनिया में सिर्फ यही दोनों हैं। और ये कहते ही हरुतो अपने स्वॉर्ड से सीधा उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे उसकी खोपड़ी आदि छिल जाती है और फिर तुरंत ही वो रीजनरेट हो जाता है। पर उसके टीममेट्स उससे पूछते कि ये बात तो सही है, ये दोनों अमर है, पर इससे हमारे ग्लोरी का क्या लेना देना है, पर इससे हम लोग पावरफुल कैसे बनेंगे, तुमने तो कहा था हम लोग इससे पावरफुल बनेंगे। और हरुतो अपना फोन खोलता है और इन लोगों को एक ऐप दिखाता है और वो ऐप आपके शक्तियों के हिसाब से आपको लेवल पे रखेगी। आपके अंदर जितनी शक्तियां होंगी आपको उसी हिसाब से लेवल दिया जाएगा और उसी लेवल को देखकर आपको गिल्ड में लिया जाता है कि आप किस लेवल के हैं। और वो उन लोगों को बताता है कि ब्याकुरुन गिल्ड ए लेवल की गिल्ड है और आपको उसमें शामिल होने के लिए मिनिमम आपको 20 लेवल करना होगा। और आपको अपना लेवल अप करने के लिए आपको जाके मॉन्स्टर्स को मारना होगा। आप जितने मॉन्स्टर्स को मारेंगे आपका लेवल उतना ज्यादा लेवल अप होता जाएगा। और आप मॉन्स्टर्स को मारते समय आपकी जान भी जा सकती है। हम इन दोनों भाई बहनों को मारकर आसानी से अपना लेवल अप कर सकते हैं। हम लोगों को ये करते हुए हमें
तुम्हारी जान को कोई खतरा भी नहीं होगा। और वो इतना कहते ही मिनोरी के पेट में सीधा अपने स्वॉर्ड से वार कर देता है, जिससे मिनोरी का पेट आर पार हो जाता है और उससे हयातो का एक लेवल अप हो जाता है। ये देखकर वो लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और इतना सुन के कीरा जो कि एक साइको टाइप का बंदा होता है वो उसकी बहन को मारता है, जिससे उसका एक और लेवल अप हो जाता है। और वो ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो हरुतो से पूछता है कि हरुतो मुझे इसके बारे में और ज्यादा बताओ, क्या ये लोग ड्रग्स से मरेंगे, क्या ये लोग पॉइजन से मरेंगे? और वो पूछता है कि क्या होगा अगर मैं इनका ब्रेन ही काट दूं, और वो पूछता है कि क्या होगा अगर मैं इन्हें कीड़ों को खिला दूं, तो क्या तब भी ये लोग सचमुच नहीं मरेंगे? क्या ये दोनों राक्षस हैं? ये सुनकर उसके टीम मेंबर्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो लोग बोलते हैं कि ये तो बहुत ही बढ़िया है, हमें अपना लेवल अप करने के लिए किसी भी मॉन्स्टर को मारने की जरूरत ही नहीं, हम सीधा इन्हें मारेंगे और हम लोग काफी ज्यादा पावरफुल होते चले जाएंगे। और वो लोग बोलते हैं इन्हें संभाल के रखना भी काफी ज्यादा आसान है और इनसे हम काफी ज्यादा पावरफुल होते जाएंगे। तभी हमें रनवे का सीन दिखाया जाता है जिसमें ये लोग फ्लाइट से कहीं पर जा रहे होते हैं, पर उसमें से तारो चुपके से पीछे से चला आता है और ये लोग पूछते हैं कि तारो कहाँ गया, जिसमें हरुतो बोलता है कि शायद वो फिर से वहीं पर चला गया। और तारो सचमुच फिर से वापस यहीं पर चला आता है अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करने के लिए। और तभी तारो गेट खोलता है और बोलता है कि तुम लोगों को अकेला छोड़ने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, देखो मैं वापस आ गया। और तभी तारो देखता है कि ये लोग आपस में एक दूसरे को मार रहे होते हैं। ये देखकर तारो के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और वो उनसे पूछता है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो। और वो उन दोनों को देखकर बोलता है कि कल रात ये दोनों काफी ज्यादा दुबले और पतले थे, आज ये दोनों इतने मोटे और इतने हट्टे कट्टे कैसे हो गए। फिर हमें बताया जाता है कि जब तुम अपने से कम लेवल वाले जीवों को मारते हो तो तुम्हारा लेवल अप काफी कम होता है, और अगर तुम अपने से ज्यादा लेवल वाले जीवों को मारते हो तुम लोगों का लेवल काफी ज्यादा तेजी से अप होगा। और फिर ये दोनों एक दूसरे को फिर से मारना चालू कर देते हैं और एक दूसरे को लगातार मारते जाते हैं। ये देखकर तारो काफी ज्यादा घबरा जाता है और वहीं पर गिर पड़ता है और वो धीरे धीरे पीछे की तरफ खिसकने लगता है और फिर वो तुरंत वहां से भागने लगता है और वहां से जाकर एक इमरजेंसी बटन को दबा देता है, जिससे एक मॉन्स्टर निकलता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है। और तारो उन लोगों को बताता है कि ये मेरा मॉन्स्टर है जिसका नाम चिमारा चान है। और फिर उसकी बहन मिनोरी बोलती है कि चलो भाई फिर शुरू करते हैं, अब हमारा बदला लेने का समय आ गया है। और वो ये बोल के अपने बहन मिनोरी को पीछे हटने के लिए बोलता है और वो सीधा चिमेरी चान यानी उस मॉन्स्टर के आगे चला जाता है और उस मॉन्स्टर से बोलता है मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा और मैं तुम्हें काफी ज्यादा खाना भी खिलाऊंगा, शांत हो जाओ। पर वो मॉन्स्टर मकोतो की बात नहीं सुनता है और सीधा उसके ऊपर अटैक कर देता है। और अटैक के बाद मकोतो साइड हट जाता है, जिससे वो मॉन्स्टर जाकर सीधा दीवार पे टकराता है, जिसे देखकर मकोतो बोलता है कि इसकी स्पीड तो नेक्स्ट लेवल है। तभी कारो दूर से एक स्किल यूज करता है और मकोतो के हाथ पे एक कट लगा देता है, क्योंकि कारो के पास एक ऐसी स्पेशल स्किल होती है जिसकी मदद से वो अपने हाथ को कहीं भी इधर उधर ले जा सकता है, ना कि सिर्फ हाथ को बल्कि वो किसी भी वस्तु को इधर उधर ले जाके उसका उपयोग भी कर सकता है, किसी मॉन्स्टर को मारने के लिए या किसी भी काम के लिए। यह एक बहुत ही रेयर स्किल है जो कि सिर्फ कारो के पास है। और इतना सब होते ही मकोतो हमारा संभल भी नहीं पाता है तब तक कि वो मॉन्स्टर अपने पंजे से हमारे मकोतो के ऊपर अटैक कर देता है और हमारे मकोतो के हाथ पर बहुत ही गहरा कट लग जाता है। और फिर वो मॉन्स्टर अपने पूंछ से मकोतो के पैर को भी जकड़ लेता है और दूर उठा के फेंक देता है और फेंकने के बाद मकोतो दूर जाके गिरता है और मॉन्स्टर तुरंत ही बहुत तेजी से आके फिर से अपने पंजे से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे उसका पूरा हाथ ही कट जाता है। और तभी कारो मकोतो से बोलता है तुम चाहे जितना अपना लेवल अप कर लो तो मेरे मॉन्स्टर का सिर्फ आज खाना ही बन। ये सब देखकर उसकी बहन काफी ज्यादा डर जाती है, पर मकोतो तुरंत ही वहां से उठ जाता है और काफी जल्दी उसका हाथ तुरंत ही हील हो जाता है। ये देखकर कारो भी काफी ज्यादा चौंक जाता है कि लगता है इसे इस स्किल के साथ मारना लगभग इम्पॉसिबल है। फिर वो अपने मॉन्स्टर को ऑर्डर देता है कि जाके उसे खा लो और वो मकोतो से बोलता है कि तुम चाहे जितनी भी बार पुनर्जनन कर लो पर तुम मेरे मॉन्स्टर के सामने कुछ भी नहीं, आज तुम मेरे मॉन्स्टर का खाना ही बनोगे। और तभी वो मॉन्स्टर एक ही बाइट में उसके पूरे पेट को खा जाता है, पर मॉन्स्टर मकोतो को खाते ही तुरंत मर जाता है। ये देखकर कारो काफी ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि ये क्या हो गया, वो कुछ समझ नहीं पाता है। इतने में ही हमारा एमसी तुरंत ही हील हो जाता है और फिर कारो हमारे एमसी को देखकर बोलता है कि तुम फिर से उत्पन्न हो गए, और वो काफी ज्यादा गुस्से में हमारे एमसी के ऊपर तुरंत अटैक कर देता है और लगातार खंजर से उसके ऊपर वार पे वार किया जाता है, जिससे हमारे एमसी का काफी ज्यादा खून बहने लगता है। और वो हमारे एमसी से बोलता है कि अब तुम खून बहाना बंद करो क्योंकि अब तुम मरने वाले हो, पर उसे क्या पता हमारे एमसी तो कभी मरेगा ही नहीं। और तभी हमारे एमसी का खून कारो के ऊपर पड़ता है जो कि जाकर उसके स्किन को जलाने लग जाता है, क्योंकि हमारे एमसी का खून अब खून नहीं रहा बल्कि वो पॉइजन के रूप में काम करने लगता है। और तभी हमें स्किल पॉइजन के बारे में बताया जाता है, जिसमें हमारे एमसी का पूरा मांस और ब्लड पूरा पॉइजन के रूप में बदल जाता है, क्योंकि कारो हमारे एमसी को अलग अलग तरीकों से मारता है, जिसमें कई बार वो हमारे एमसी को पॉइजन देके मारता है, इसीलिए हमारे एमसी का पूरा ब्लड और मांस जो कि पॉइजन के रूप में बदल जाता है। और फिर तभी हमारा एमसी कारो को बोलता है मैं तुम्हारा जहर तुम्हें ही वापस कर रहा हूँ, क्योंकि कारो ने हमारे एमसी को कई बार जहर देके मारा था, इसीलिए हमारा एमसी बोलता है कि अब मैं तुम्हें तुम्हारा जहर वापस कर रहा हूँ। तभी हमारा एमसी अपना हाथ काट के और वो ब्लड कारो के मुंह में गिराने लग जाता है और वो तेजी से कारो को किक मारता है, जिससे कारो दूर जाके गिरता है और कारो चिल्लाने लगता है कि बस करो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। फिर हमारा एमसी बोलता है कि जब हम चिल्लाए थे तब तुम क्या रुके थे? नहीं ना, अगर बात यहाँ पर सिर्फ मेरी होती तो मैं तुम्हें छोड़ देता, पर बात यहाँ पर मेरी बहन की भी है। और हमारा एमसी काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उसके मुंह पे पंच मारे जाता है, पर हमारा एमसी सोचता है कि नहीं, इसे इतनी आसानी से नहीं मरने देंगे। और फिर हमारा एमसी उसे स्किल रिजनरेशन से उसे रिजनरेट कर देता है, जिससे वो तुरंत ही हील हो जाता है और उससे बोलता है कि तुमने हमें जितना तड़पाया तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं, तुम्हें अभी और भी तड़पना होगा क्योंकि तुमने हमें बहुत ज्यादा तड़पाया। और फिर हमारा एमसी पूछता है कि अगर किसी को चाकू से काटा जाए तब कैसा लगता है, चलो तुम्हें काट कर देखते हैं, और सीधा उसे चाकू से काट देता है। और तभी हमें कर्मा के बारे में बताया जाता है कि कर्मा ही बैक, तुम दूसरों के साथ जैसा करोगे तुम्हारे
साथ भी बिल्कुल वैसा ही होगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें इन लोगों का सीन दिखाया जाता है जिसमें ये लोग वापस आते हुए बात करते हैं कि लगता है तारो इन लोगों के साथ काफी मजे कर रहा होगा और वो कुछ डेटा भी इकट्ठा कर ही रहा होगा। और तभी हरुतो सैया से बोलता है, सैया जाके तारो को बुला लाओ और हम डीमन किंग को हराने की खुशी में कुछ जश्न मनाएंगे। और सैया तारो को बुलाने के लिए वहां से चल देता है। पर जैसे ही सैया नीचे पहुंचता है और देखता है तभी उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि सैया देखता है कि एक मॉन्स्टर और तारो दोनों वहां पर मरे पड़े हैं और तारो को वहां पर लटकाया गया है और तारो के शरीर से काफी ज्यादा ब्लड भी गिर रहा होता है। ये देखकर सैया काफी ज्यादा घबरा जाता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें कोंगो चिकारा के बारे में बताया जाता है और लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा अच्छा आदमी है, ये अपने लोगों के लिए जान भी दे सकता है, ये अपने टीम मेंबर्स के लिए कुछ भी कर सकता है। पर तभी हमें बताया जाता है कि ये तो वही लोग जानते होंगे जो इसके काफी ज्यादा करीबी हैं, वरना भला कोंगो चिकारा को कौन ही जानता होगा। और फिर कोंगो जहाँ से भी जाता है लोग उसके फैन हो जाते हैं और सभी लोग सोचते हैं कि काश मेरी भी बॉडी कोंगो चिकारा की जैसी होती। और तभी दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि हम लोग चाहे जितना भी ट्रेनिंग कर लें हम लोग कभी भी कोंगो चिकारा के जैसे नहीं बन सकते। पर कोंगो चिकारा उन लोगों से बोलता है कि नहीं, तुम लोग बन सकते हो, अगर तुम लोग हार्ड ट्रेनिंग करोगे तो तुम लोग मेरे से भी ज्यादा पावरफुल बन सकते हो। फिर हमें एक साल पहले का सीन दिखाया जाता है जिसमें कोंगो चिकारा मिनोरी और मकोतो को मार रहा होता है, जो कि इन दोनों को मारते हुए बोलता है कि इससे अच्छी ट्रेनिंग कोई नहीं, ऐसे राक्षसों को मारकर अपना लेवल अप करना जो कि राक्षस असल में है ही नहीं। कोंगो चिकारा अपने आप से ही बोलता है, इससे बेहतर ट्रेनिंग कौन सी हो सकती है। ये सब देखकर वो लड़की काफी ज्यादा घबरा जाती है और हमारे एमसी के ऊपर वो तुरंत ही अपने मैजिकल वेपन से पर्पल लाइटनिंग मैजिक का यूज करके तुरंत ही अटैक कर देती है और हमारे एमसी से बोलती है कि तुम चाहे जितने पावरफुल क्यों ना हो पर तुम इस अटैक से नहीं बच पाओगे। पर हमारा एमसी बिल्कुल ही कामली उस अटैक में सर्वाइव कर जाता है और हमारे एमसी को एक खरोच तक नहीं आती। और ये सब देखकर तुम मानो जैसे उस लड़की के प्राण ही सूख गए हो और वो अपना दूसरा अटैक तुरंत ही हमारे एमसी के ऊपर कर देती है और हमारे एमसी उस अटैक में भी बहुत आसानी से सर्वाइव कर जाता है। और फिर वो लड़की वहां से तुरंत भागने लगती है पर हमारा एमसी बोलता है मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा और वो उस लड़की को पकड़कर उसके सभी साथियों को पकड़कर एक पेड़ पे लटका देता है और उनका सभी जरूरी सामान और उनके कपड़े लेकर वहां से चला आता है। और रास्ते में आते वक्त हमारे एमसी ने उन सबके कपड़े भी पहन लिए थे और हमारा एमसी बोलता है कि मैंने तुम लोगों की जान बख्शी है तो तुम लोग मुझे माफ तो कर ही सकते हो। और फिर जब हमारा एमसी मिनोरी के पास पहुंचता है तो मिनोरी वहां पे जग जाती है और हमारे एमसी से पूछती है कि भाई तुम्हें ये कपड़े कहाँ से मिले। और हमारा एमसी बोलता है कि कुछ दयालु लोगों ने मुझे ये कपड़े दिए हैं। ये सुनकर मिनोरी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और तुरंत ही हमारा एमसी अपने बैग में से कुछ कपड़े निकालकर मिनोरी को भी देता है और बोलता है लो मिनोरी ये तुम पहन लो। ये देखकर मिनोरी फिर से काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उस कपड़े को तुरंत चेंज कर लेती है। और फिर कपड़ा चेंज करने के बाद ये दोनों वहां से चलने का डिसाइड करते हैं और ये दोनों फिर वहां से चल देते हैं। और चलते चलते हमारा एमसी बोलता है कि अगर हम थोड़ा और आगे चल जाए तो वो लोग हमें नहीं ढूंढ पाएंगे और ये लोग वहां से थोड़ा और आगे चले जाते हैं और जाकर ये लोग वहां पर एक पत्थर के पास बैठ जाते हैं। हमारा एमसी उसमें से थोड़े से स्नैक निकालकर मिनोरी को देता है और कुछ स्नैक निकालकर खुद भी खा लेता है। और कुछ देर वहां पर आराम करने के बाद हमारा एमसी मिनोरी से बोलता है कि मैं अब शहर जा रहा हूँ, वहां से मैं कुछ जानकारी इकट्ठा करूंगा और खाने के लिए कुछ सामान भी लेके आऊंगा। ये देखकर हमारी मिनोरी थोड़ी सी उदास भी हो जाती है पर बोलती है भाई ठीक है तुम शहर चले जाओ, मैं यहाँ पर अपना ध्यान भी रखूंगी। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें शहर का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमारा एमसी जो वहां से सामान लेके आया था उसको बेच देता है और अपने आप से बोलता है कि मुझे इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि मुझे इन सामान के इतने ज्यादा पैसे मिलेंगे। और वहां से वो पैसे लेकर सीधा एक मॉल में चला जाता है और वहां पे जाके वो कुछ शॉपिंग कर लेता है और शॉपिंग करने के बाद वो बाहर थोड़ी देर बैठ जाता है और हमारा एमसी अपने आप में ये इमेजिन करता है कि मैं उन लोगों को नर्क भेज के ही रहूंगा पर इससे पहले मुझे उनकी कमजोरियां ढूंढनी होंगी। और फिर हमारा एमसी सर ऊपर उठा के देखता है जिसमें ऊपर से एक शिप गुजर रही होती है जिस पर एक डिजिटल बोर्ड लगा होता है और उस बोर्ड से हरुतो बोलता है कि हमारे ब्याकुरेन मेंबर तारो की मृत्यु हो गई है और बोलता है कि तारो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट साथी था जिसके पास काफी ज्यादा दिमाग था पर उसे किसी ने बहुत ही ज्यादा ब्रूटली मार दिया है और हम उन लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे जिन्होंने हमारे तारो को मारा है। ये देखकर वहाँ पर जो जनता खड़ी होती है वो भी काफी ज्यादा पागल हो जाती है और बोलता है कि हाँ हम भी उन्हें जरूर मारेंगे। और वो लोग वहाँ पर ब्याकुरेन गिल्ड के लिए जय जयकार भी करने लगते हैं। फिर वहाँ पे हरुतो फिर से बोलता है अगर तुम ये देख रहे हो तो तुम चाहे जहाँ भी हो मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। और वो सभी लोगों से बोलता है कि जाके उन कमीनों को ढूंढो और उन्हें मार डालो। और ये सुनकर वहाँ पर जो पब्लिक होती है फिर से बोलती है कि जिन्होंने हमारे हीरो तारो को मारा है हम उन्हें जरूर मारेंगे। फिर हमारा एमसी अपने मन में बोलता है ये लोग खुद को निर्दोष साबित करने के लिए सब कर रहे हैं। और हमारा एमसी बोलता है कि अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें नर्क में भेज के ही रहूंगा चाहे इसके लिए भी कुछ भी हो जाए। और हमें फिर कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें सारे गिल्ड मेंबर इकट्ठा बैठे होते हैं और वो लोग कुछ मीटिंग कर रहे होते हैं और वहाँ पर कांगो किसी को बहुत ही तेजी से मार रहा होता है और बोलता है मैंने तुम्हें जो जानकारी लाने के लिए कही थी वो तुमने नहीं लाया, तुम बिल्कुल ही बकवास हो। और उसको लगातार मारते जाता है। और वहीं पर सैया हरुतो से बोलता है कि हरुतो अगर वो लोग जाके उन्होंने सच बता दिया तब फिर हमारा क्या होगा। फिर हरुतो बोलता है कि कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने उन सबके ऊपर बाउंड्री लगा दी है और वो बाउंड्री पूरे के पूरे 500 मिलियन की है। अगर वो लोग जाके लोगों को बताएंगे भी कि वो लोग निर्दोष है और हमने उनके साथ ऐसा किया तो लोग उनके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे बल्कि उन्हें पकड़कर हमारे पास ही ले आएंगे या फिर मार देंगे। यहीं पर तारो हमारे एमसी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है और बोलता है उन्होंने मेरे भाई को इतनी बुरी तरीके से मारा है, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं उन्हें जरूर मारूंगा। और यहाँ पर तारो इतना ज्यादा गुस्सा होता है कि उसकी आंखों से आंसू भी निकलने लगते हैं। और वहीं पर सागरी बोलती कि वो हम में से सबसे कमजोर हंटर था इसीलिए शायद उन्होंने उसे मारा। इतना सुनकर हमारा कोंगो बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और बोलता है मैं अपने भाई के बारे में एक भी शब्द गलत नहीं सुन सकता और वो तुरंत ही सागरी के ऊपर अटैक
अटैक कर देता है, पर सागरी अपने मैजिक से उसको बांध देती है और सागरी कोंगो से बोलती है तुम शांत हो जाओ, और वहाँ पर तुरंत बीच में हरुतो आ जाता है और दोनों को शांत करा देता है। और फिर सागरी बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि उन दोनों भाई बहनों से हमें कोई खतरा है, क्योंकि वो लोग हमें कभी नहीं मार पाएंगे। और फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जिसमें दीवार पर लिखा होता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, और ये वही दीवार होती है जहाँ पर वो लोग कैद थे। यानी कि जब वो लोग तारो को मार के वहाँ से भाग रहे होते हैं उससे पहले वहाँ पर लिख के जाते हैं कि मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। फिर वहाँ पे हरुतो बोलता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो चूजे हमारे सामने जरूर आएंगे, क्योंकि उन्हें हमसे बदला जो लेना है। और वैसे भी पूरा विश्व भी हमारे साथ है, क्योंकि उनका फेस बिल्कुल ही पब्लिक हो चुका है और वो लोग हमसे बच नहीं पाएंगे। और वहीं पर कोंगो बोलता है कि ये सब तो ठीक है, बट हमें डीमन गॉड से भी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि वो लोग भी हमारे ऊपर कभी भी अटैक कर सकते हैं। पर वहीं पर हरुतो बोलता है कि तुम घबराओ मत, क्योंकि हम दुनिया के हीरो हैं और हम इतने कमजोर नहीं कि हमें कोई भी आगे इतनी आसानी से मार के चला जाएगा। और हरुतो वहीं पर बोलता है कि चलो आज के काम को खत्म करो और सब लोग आराम करने जाओ। पर हमारा कोंगो वहीं पर काफी गुस्सा होता है और अपने सर पे हाथ रख के वो सोचता है कि मैं उन्हें जरूर ढूंढ लूंगा और उन्हें ढूंढ के बहुत ही बुरी मौत मारूंगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारे एमसी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा एमसी तुरंत ही सो के उठ गया होता है और वो दोनों एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। गुड मॉर्निंग बोलने के बाद वो दोनों नाश्ता करते हैं और बोलते हैं कि हमें एक जगह पर ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए और अब हमें यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। और वो दोनों तुरंत ही अपना सामान पैक करते हैं और वहाँ से आगे बढ़ देते हैं। और तभी हमारे एमसी बैग में से एक मास्क निकालता है और एक मास्क खुद लगा लेता है और एक मास्क मिनोरी को दे देता है। एमसी बोलता है ठीक है फिर चलो यहाँ से चलते हैं, क्योंकि एक जगह पर ज्यादा देर रुकना सुरक्षित नहीं है। पर मिनोरी वहाँ पे पूछती कि भाई आखिर हम जाएंगे कहाँ, हमारी कोई डेस्टिनेशन है या नहीं है। तभी हमारा एमसी बताते कि हाँ हमारी एक डेस्टिनेशन है और वो है एक डंजन। और फिर हमें यहाँ पर थोड़ा सा डंजन के बारे में बताया जाता है कि डंजन वास्तविक दुनिया से बिल्कुल अलग होती है और यहाँ पर नॉर्मल दुनिया की जो रूल्स होते हैं वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होते हैं और ये काफी जटिल और काफी खतरनाक जगह होती है। यहाँ पर नॉर्मल लोगों को पैर रखने की भी इजाजत नहीं होती है। और तभी हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जिसमें हमारे एमसी बोलता है कि हमने जो बुक खरीदी थी उसके हिसाब से तो डंजन यहीं कहीं होना चाहिए। और फिर तभी हमारे एमसी को फाइनली डंजन वो दिख भी जाता है। और डंजन में एंट्री लेने से पहले हमारी मिनोरी थोड़ी सी घबरा, पर हमारा एमसी बोलता है कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे हमेशा साथ रहूंगा और तुम्हें कुछ भी नहीं होने। और वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के उस डंजन में एंट्री कर देते हैं और जैसे वो दोनों उस डंजन में एंट्री करते हैं वो देखते हैं वहाँ का नजारा बिल्कुल अद्भुत होता है और वहाँ पर पॉइजन भी काफी ज्यादा फैला हुआ होता है और वहाँ पर बहुत गंदी बदबू भी आ रही होती है। और वहाँ पर हमारा एमसी अपने बैग को अपने कंधे से उतार रहा होता है और उसे एक पेड़ में टांगने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि उसका पैर एक बेल के वाइंस पे पड़ जाता है और वो वाइंस तुरंत ही एक्टिवेट हो जाती हैं और वो अपनी सीड को फेंक कर हमारे एमसी का सर ही छेद कर देती है। ये देखकर हमारा एमसी बोलता है यहाँ पे तो खतरा ही खतरा है और हमें काफी ज्यादा सतर्क रहना होगा। उनके सामने से तभी दो मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जो कि वॉल्फ मॉन्स्टर होते हैं, जिनमें से एक मॉन्स्टर हमारे एमसी पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर हमारे एमसी उनसे डबल स्पीड से उस मॉन्स्टर पर ही अटैक कर देता है और तेजी से इतना पंच मारता है। पर हमारे एमसी का पंच इतना ज्यादा फास्ट होता है कि उससे उसका गला ही कट जाता है और वो मॉन्स्टर तुरंत ही वहाँ पे मर जाता है। पर इतने में ही हमारे एमसी संभल भी नहीं पाता कि दूसरा मॉन्स्टर तभी हमारे एमसी का आधा शरीर ही खा लेता है। पर हमारा एमसी तुरंत ही वापस से ही हील हो जाता है और उसका बॉडी पार्ट तुरंत ही रिजनरेट हो जाता है और वो मॉन्स्टर हमारे एमसी के ऊपर दोबारा से ही अटैक कर देता है। और हमारा एमसी उसकी स्पीड देखकर बोलता है इसकी स्पीड तो नेक्स्ट लेवल है और ये अबे और चिमेरा चांद मॉन्स्टर से भी काफी ज्यादा पावरफुल है। और तभी हमारी मिनोरी हमारे एमसी के ऊपर एक जादू करती है जिससे उसका कटा हुआ जो हाथ होता है वो तुरंत से ही मूव करने लगता है, जिससे हमारे एमसी का हाथ सीधा मॉन्स्टर के गलफड़ों को पकड़ लेता है और उसे काफी तेजी से ऊपर और नीचे की तरफ खींचता है, जिससे वो मॉन्स्टर पागल ही हो जाता है और वहाँ पर वो तुरंत गिर जाता है। और फिर वो मॉन्स्टर संभल भी नहीं पाता और तुरंत ही हमारा एमसी उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसका भी काम वहीं पे तमाम कर देता है। और हमारा एमसी बोलता है ये हैंड मूवमेंट टेक्निक तो काफी ज्यादा यूजफुल है, इसका यूज हम काफी लड़ाइयों में कर सकते हैं। फिर हमें उनके भागने के 1 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें किसी डंजन में कोंगो कुछ डीमन से फाइट कर रहा होता है और उसके साथ उसके टीम मेंबर्स भी होते हैं, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि कोंगो एक मॉन्स्टर को पकड़कर उसका पंख ही फाड़ देता है, जिससे उसका एक लेवल अप भी हो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जिसमें कोंगो और उसके मेंबर्स वहाँ पर आग जलाए होते हैं और वो लोग मॉन्स्टर का मांस पकाकर वहाँ पर खा रहे होते हैं। और फिर वहाँ पर एक बंदा बोलता है कि मैंने कुछ दिनों पहले अपने एक दोस्त से सुनी थी कि ये कोई मास्क मैन है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। और वो बताता है कि मेरा वो दोस्त एक पॉइजन डंजन को क्लियर करने के लिए गया था जहाँ पर उसने उस मास्क मैन को देखा था और उस मास्क मैन ने अपने हाथों से उस मॉन्स्टर का गला काट दिया। वहीं पर एक दूसरा बंदा उसे सवाल करता है और पूछता है कि पॉइजन स्नेक तो ए लेवल के मॉन्स्टर्स होते हैं जो कि काफी ज्यादा पॉइजनस होते हैं और उनका पॉइजन इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि उससे तो एक माउंटेन एलिफेंट भी मर जाएगा। और वहीं पर दूसरा बंदा बोलता है कि ये काम तो सिर्फ हमारे कोंगो चिकारा ही कर सकते हैं, उनके अलावा किसी में इतना दम ही नहीं कि ये काम करके दिखा दे। और वहीं पर कोंगो बोलता है कि नहीं, ऐसा भी हो सकता है, ये दुनिया बहुत बड़ी है और मुझसे पावरफुल लोग भी दुनिया में हो सकते हैं, इसमें कोई आश्चर्यजनक। पर अगर उस बंदे ने एक पॉइजन स्नेक को अपने हाथों से हरा दिया तो मैं उसे मिलना चाहूंगा और शायद मुझे लगता है वो भी डंजन में ही होगा। तो इतना बोलते वो लोग वहां से चल देते हैं। पर चलते वक्त वहां पर एक बंदा बोलता है कि वो जहरीला एरिया तो एक प्रतिबंधित एरिया है और वहां पर जाना हम लोगों के लिए सही नहीं होगा। तुरंत ही कोंगो उसके फेस पे एक पंच मारता है जिससे उसके दांत ही टूट जाते हैं और बहुत सारा ब्लड उसके मुंह से निकल जाता है।
और पूछता है कि किसी का कोई सवाल हो तो बताओ, क्योंकि अब हम तुरंत वहां पर जा रहे हैं। और जाते वक्त कोंगो चिकारा अपने मन में सोचता है कि एक ऐसा आदमी जिसने कि अपने हाथों से उसको हरा दिया, उससे मिलना तो काफी इंटरेस्टिंग होगा। फिर हमें नेक्स्ट सीन पॉइजन दलदल का दिखाया जाता है और वहीं पर हमें मिनोरी और मकोतो को दिखाया जाता है। और वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक डंजन खुल रहा होता है, जिसे देखकर मिनोरी बोलते हैं भाई लगता है यहाँ पर कुछ गलत होने वाला है। जिसमें हमारा एमसी देखता है कि उसमें से कोंगो चिकारा बाहर निकल रहा होता है। इसे देखकर हमारी मिनोरी काफी ज्यादा डर जाती है, पर हमारा एमसी वहाँ पर बोलता है शांत हो जाओ, अब सब ठीक है, क्योंकि अब हम पहले जैसी नहीं रहे, अब हम मजबूत हो चुके हैं और ये बदला लेने का बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। और हमें डरना भी क्यों, क्योंकि हमारी खासियत तो ऐसी है कि हम कभी मरते ही नहीं, हम इमोर्टल हैं। ये बोलकर हमारे एमसी वहां से कोंगो चिकारा की तरफ चल देता है और वहां पर कोंगो चिकारा को काफी पास चला जाता है और वहां पर वो विजन इनहेंसमेंट मैजिक का यूज करता है, जिससे वो कोंगो चिकारा को बिल्कुल परफेक्टली देख लेता है। और हमारे एमसी कोंगो चिकारा को देख रहा होता है और सोचता है कि वो पोर्टल के काफी नजदीक है। और हमारे एमसी कोंगो चिकारा को देख रहा होता है कि वो अपने बगल में एक पिग मॉन्स्टर को देखता है और हमारा एमसी अपनी उंगली में थोड़ा सा कट लगाता है, जिससे ब्लड निकलने लगता है और वो ब्लड मॉन्स्टर में थोड़ा थोड़ा इंजेक्ट कर देता है, जिससे वो उनको हिप्नोटाइज कर लेता है। ये एक स्पेशल मैजिक होती है जिससे आप लोगों को हिप्नोटाइज कर सकते हैं अपना ब्लड दूसरे व्यक्ति में इंजेक्ट करके। और हमारे एमसी उन पिग्स को उनके ऊपर अटैक करने के लिए इशारा करता है, जिससे वो पिग्स काफी तेजी से उनकी तरफ दौड़ने लगते हैं। और कोंगो चिकारा उन्हें देखकर बोलता है कि ये वार्म अप के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। कोंगो ये देखकर एक्साइट हो रहा होता है, पर उसके मेंबर्स की तो फट ही रही होती है। और कोंगो बोलता है डरपोको उनके ऊपर अटैक करो, उनसे डरो नहीं। कोंगो की बात सुनकर उसके टीममेट्स उन मॉन्स्टर्स पर अटैक कर देते हैं और उन सबको मार देते हैं। और फाइनली वो लोग वहां से आगे बढ़ने का डिसाइड करते हैं। बट तभी वो बंदा बोलता है कि कोंगो मुझे सांस नहीं आ रही, क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा पॉइजन फैल चुका है। पर कोंगो बोलता है कि जहरीले सुअर को मारने पर वो इस तरह की गंध नहीं छोड़ते हैं, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। इतना वो सोच ही रहा होता है कि हमारे एमसी तुरंत ही उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर कोंगो उस अटैक को काफी आसानी से डॉज कर लेता है और बल्कि हमारे एमसी को एक पंच मारता है, जो कि हमारा एमसी थोड़ी पीछे जाके खड़ा हो जाता है और बोलता है कि अच्छा तो तुम हो वो मास्क मैन जिसके बारे में मैंने इतना सुना था। इतना कहते ही हमारे एमसी चाकू से उसकी गदेली की आर पार कर देता है, पर चाकू उसके गदेली की आर पार होने के बावजूद कोंगो हमारे एमसी का हाथ पकड़ लेता है और यहीं पर हमारा चैप्टर एंड हो जाता है। और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर के सीन में देखते हैं कोंगो अपने हाथ से उस चाकू को निकाल लेता है और हमारे एमसी से बोलता है जैसा कि तुम्हारे बारे में मैंने सुना था कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, और वो सच है, तुम सच में काफी ज्यादा पावरफुल हो। और कोंगो हमारे एमसी को अपना टीम ज्वाइन करने के लिए ऑफर भी देता है और बोलता है कि मुझे मजबूत लड़के काफी ज्यादा पसंद है और जो लोग कमजोर होते हैं मुझे उनसे नफरत होती है, तो तुम मुझे ज्वाइन कर लो। अगर तुम ब्याकुरेन गिल्ड से जुड़ जाते हो तो तुम्हें नाम के साथ इज्जत, दौलत और शोहरत भी मिलेगी और तुम्हें काफी सारी लड़कियां भी मिलेंगी, तुम खूब मजे कर सकते हो, इसीलिए मैं तुम्हें ये ज्वाइन करने के लिए ऑफर दे रहा हूँ। और चिकारो फिर से हमारे एमसी से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या ये एक बढ़िया ऑफर नहीं है? पर हमारा एमसी कुछ भी उसे जवाब नहीं देता है। और कोंगो फिर से बोलता है कि जैसा मैंने तुम्हें शुरुआत में ही बता दिया, मुझे मजबूत लोग काफी ज्यादा पसंद और कमजोर लोगों से मुझे काफी ज्यादा नफरत है। इतना बोलकर वो अपने ही टीममेट के सर पर एक तेजी से लात मारता है और उसके सर को कुचल देता है। फिर कोंगो कहता है मुझे कमजोरों को मारने में बहुत मजा आता है, क्योंकि वो सारे एक ही प्रकार का रिएक्शन देते हैं और जब वो रिएक्शन देते हैं तो मुझे बहुत मजा आता है। उनके चेहरे से वो डर मुझे साफ झलकता है, ये देखकर मैं इंजॉय करता हूँ और ये सच में उन्हें मारना बहुत मजे का काम है। ये सुनकर हमारे एमसी को काफी तेज गुस्सा आता है और हमारे एमसी अपने पंच से उसके सर पर अटैक कर देता है, पर कोंगो उसे काफी आसानी से डॉज कर लेता है और हमारे एमसी का हाथ पकड़ लेता है। और हमारे एमसी का हाथ पकड़ने के बाद ये अपने मुक्के से हमारे एमसी पर अटैक कर देता है, पर हमारे एमसी भी उसे डॉज कर लेता है। फिर ये लात से अटैक करता है, फिर हमारा एमसी उसे डॉज कर लेता है, बट हमारा एमसी वहाँ पे संभल नहीं पाता है। तुरंत ही एक जानलेवा पंच से वार कर देता है, जिससे वो हमारे एमसी को लग जाता है और वो दूर जाके एक पेड़ के पास गिरता है। और कोंगो बोलता है कि मैं तुम्हारे हर हमले का जवाब दूंगा और मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाऊंगा कि हम में से कौन ज्यादा पावरफुल है। इतने में हमारे एमसी कोंगो के ऊपर एक चाकू से अटैक कर देता है और उसके पेट में वो चाकू काफी तेजी से मार देता है, पर इसके बाद भी उसकी स्किन इतनी सख्त होती है कि उसको एक स्क्रैच तक नहीं आता और बोलता है कि तुम अपने इस घटिया ब्लेड से मुझे खरोच तक नहीं ला सकते और अब तो तुम्हें मेरी शक्ति का अंदाजा हो ही गया होगा। फिर हमारा एमसी बोलता है कि तुम चुप रहो, तुम बोलते बहुत हो। और इतना बोलकर हमारा एमसी उसके ऊपर काफी स्पीड से अटैक कर देता है और चाकू से काफी तेजी से उसके ऊपर वार कर रहा होता है, पर उसका एक भी वार उसके ऊपर कामयाब नहीं होता है, क्योंकि उसकी स्किन काफी सख्त होती है और उसकी पावर्स भी काफी ज्यादा होती हैं। कोंगो हमारे एमसी के ऊपर एक रिवर्स अटैक करता है और हमारे एमसी को तेजी से एक किक मारता है, जिससे हमारे एमसी दूर जाके उस पॉइजन के दलदल में गिर जाता है। और कोंगो को वहाँ पे लगता है कि हमारे एमसी वहाँ पे मर गया, पर हमारे एमसी दूर से चाकू फेंक के उसे मारता है, जिससे उसके कंधे में थोड़ा सा चाकू लग भी जाता है। कोंगो ये सब देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है कि तुम जहर से कैसे बच गए? नॉर्मल लोगों की स्किन उस जहर में जल जाती है, पर तुम्हारी स्किन नहीं जली। इतना बोल के कोंगो ने हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर दिया था, पर यहाँ पर हमारा एमसी भी कुछ कम नहीं है। हमारा एमसी भी उसके अटैक पे डॉज किए जा रहा है और कोंगो लास्ट
में जमीन पर एक बहुत तेज पंच मारता है, जिससे पूरी जमीन वहाँ की फट जाती है और जमीन फटने की वजह से वहाँ पे काफी तेज हवा निकलती है, जिसकी वजह से हमारे एमसी का मास्क गिर जाता है। फिर कॉन्गो हमारे एमसी को देख के बोलता है, ओ अच्छा ये तो तुम हो, तो फाइनली तुम मुझे मिल ही गए और आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। कॉन्गो बोलता है, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था मकोतो। इतना बोल के कॉन्गो कुछ स्टोन को हमारे एमसी की तरफ थ्रो करता है, जिसमें से एक स्टोन हमारे एमसी के सीधे हाथ पे लगता है, जिससे हमारे एमसी का हाथ भी कट जाता है, जिससे हमारे एमसी को काफी ज्यादा दर्द होता है। और इसी बीच तुरंत कॉन्गो हमारे एमसी के ऊपर दोबारा से अटैक कर देता है, जिसमें वो हवा में उड़कर हमारे एमसी के ऊपर एक तेजी से किक मारता है, पर हमारे एमसी उस अटैक को डॉज कर लेता है और वहां से हट जाता है। और वहां से हटने के बाद हमारा एमसी एक रिवर्स अटैक करता है, जिसमें हमारे एमसी एक सीधा पंच उसके फेस पे मारता है। बट गाइस रियली कॉन्गो एक मॉन्स्टर की तरह होता है, इतनी तेज पंच के बावजूद भी वो हिलता तक नहीं है और बोलता है हाँ बस इतना ही। और वो बोलता है कि अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि पंच किसे कहते हैं। इतना बोलकर वो तेजी से हमारे एमसी के सीधा फेस पे एक पंच मारता है और उसका पंच काफी ज्यादा पावरफुल होता है और हमारा एमसी दूर जाके एक चट्टान में टकराता है और उसका काफी ज्यादा ब्लीडिंग भी हो रहा होता है। यहाँ पे गाइस अगर हमारे एमसी के पास इमोर्टी स्किल ना होती तो हमारे एमसी यहाँ पर तुरंत ही मर जाता, पर हमारा एमसी उस चट्टान में से हिलते डुलते बाहर निकलता है और तुरंत ही हील हो जाता है और उसके अंग जो भी डैमेज थे वो रिजनरेट हो जाते हैं। और अब कॉन्गो चिकारा हमारे एमसी को थोड़ा सा डराने की कोशिश करता है और बोलता है कि तुम्हें वो याद है कि मैं तुम्हें कैसे मारता था। पर हमारा एमसी यहाँ पर अपने दिमाग से काम लेता है और वो मूव टेक्निक की मदद से अपने हाथ को उसके पीछे मूव कराकर सीधा उस पर एक पंच मारने की कोशिश करता है, पर कॉन्गो इसे सेंस कर लेता है और उस पंच को डॉज कर देता है। और वो बोलता है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे इस तरीके के नॉनसेंस चीजों से हरा सकते हो। इतना बोल के कॉन्गो ने हमारे एमसी की पेट पे एक सुपर किक मारी, जिससे हमारे एमसी वहाँ पे तुरंत गिर गया और गिरने के बाद कॉन्गो ने हमारी एमसी की फेस पर लात रखकर तेजी से नीचे की तरफ दबा दिया। और कॉन्गो हमारे एमसी से पूछता है कि तुम मुझे एक जवाब दो, तुम इतने कम समय में इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो गए। पर हमारा एमसी कुछ भी जवाब नहीं देता है और कॉन्गो बोलता है जब तक तुम मुझे जवाब नहीं दोगे मैं तुम्हें तब तक मारूंगा। और तभी यहाँ पर कॉन्गो को थोड़ा सा दिमाग चलता है और बोलता है कि अगर तुम यहाँ पे हो मतलब तुम्हारी बहन भी यहाँ पे आस ही पास होगी। और कॉन्गो कहता है जब मैं तुम्हें मार दूंगा यहाँ पे फिर मैं तुम्हारी बहन के पास जाऊंगा और देखूंगा कि क्या वो अब भी उतनी मजेदार है। इतना बोलकर वो हमारे एमसी के सर को पैर से दबाकर कुचल देता है, जिससे हमारे एमसी का पूरा सर ही फट जाता है और बोलता है इससे पहले तुम यहाँ पर रिजनरेट हो जाओ, मुझे तुम्हें यहाँ पर बांधना होगा। पर कॉन्गो की नज़र जैसे ही वहाँ से हटती है तुरंत हमारे एमसी वहाँ से गायब हो जाता है और गायब होकर हमारा एमसी तुरंत ही वहाँ पर हील हो जाता है। तो देखकर कॉन्गो कहता है कि जब तुम मुझे मिले थे तो फिर तो तुम इतनी जल्दी हील नहीं होते थे, अब तुम इतनी जल्दी कैसे हील हो जाते हो। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। और वहाँ दूर खड़ा एमसी तुरंत ही वहाँ से गायब होकर सीधा कॉन्गो के पास आ जाता है और उसे तेजी से पंच मारता है। पर कॉन्गो भी इधर से पंच मारता है और दोनों का पंच टकरा जाता है, पर हमारे एमसी की उंगलियां बिल्कुल टूट जाती हैं। पर कॉन्गो को कुछ नहीं होता क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। और कॉन्गो बोलता है हाँ तुम पहले से तेज भी हो गए हो, पर तुम अधिक शक्तिशाली के सामने शक्तिशाली नहीं बन सकते। इतना कहकर वो हमारे एमसी के हाथ पर एक पे एक पंच मारता है, जिससे हमारे एमसी का दोनों हाथ कट जाता है। और कॉन्गो बोला कि तुम कितने बेवकूफ हो, तुम खाली रीजनरेशन पावर की मदद से तुम मुझसे लड़ने आए हो। फिर वहीं पर हमारे एमसी ने एक डार्क स्माइल किया, जिसे देखकर कॉन्गो वहीं पर काफी ज्यादा चौंक गया। फिर एमसी ने कहा मुझे इसीलिए खुशी है कि तुम इतने ज्यादा बेवकूफ हो। और हमारे एमसी का जितना भी कटा हुआ पार्ट होता है वो मूव करने लगता है और कॉन्गो पर एक पे एक अटैक करने लगता है। ये देखकर कॉन्गो बोलता है कि तुम निहायत ही बेवकूफ हो, हमें लगता है कि तुम इन पिद्दी अटैक से मुझे डैमेज दे सकते हो। बट कॉन्गो को क्या पता, ये तो सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए था, क्योंकि जैसे ही कॉन्गो का ध्यान भटका हमारे एमसी ने तुरंत ही उसका हाथ ही काट दिया। पर फिर से कॉन्गो ने हमारे एमसी के ऊपर अटैक किया। हमारे एमसी ने अपने सारे टुकड़ों को एक में जोड़कर और उसके अटैक को डॉज किया, मतलब गाइस उसके पंच के सामने अपना पंच ले आया, जिससे कॉन्गो का दूसरा हाथ भी कट गया। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें हरुतो को दिखाया जाता है और सैया हरुतो से कहता है मैंने आसपास में चिकारा को नहीं देखा, वो पता नहीं कहाँ चला गया। फिर हरुतो कहता है कि शायद वो उन दोनों के पीछे गया होगा। आखिरकार वो दोनों उसके लिए एक अच्छे पंचिंग बैग जो थे, तुम चिंता मत करो, अगर उसने उन दोनों भाई बहनों को पकड़ा तो उन्हें वो यहाँ पे जरूर लेके आएगा, फिर हम लोग उन दोनों को काफी बुरी मौत मारेंगे। और वहाँ पर रेंडमली दौड़ते दौड़ते एक बंदा आ जाता है जो कि काफी ज्यादा परेशान लग रहा होता है और वो अपने मुंह पे हाथ रख के बोलता है कि हमें एक पैकेज आया है। ये सुनकर ये दोनों सोचते हैं पैकेज, हमें किसने पैकेज भेज दिया। और वो दोनों पैकेज देखने के लिए तुरंत पैकेज के पास आ जाते हैं। तभी सैया उस पैकेज को खोलता है और पैकेज खोलने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस पैकेज में कॉन्गो का हाथ और उसके कुछ ऑर्गन थे
ये देखकर ये सब काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये नकली नहीं बल्कि असली चिकारा का हाथ है। पर चिकारा को हराना इतना आसान नहीं है, आखिर इसे हराया किसने होगा। पर ये लोग यहाँ पर समझ चुके थे कि हमारे मेंबर्स को मारकर उसको ब्रूटली उसके हाथों को काट कर हम तक भेजना मतलब वो उन्हीं दोनों भाई बहनों का काम है। और अरुतो वहीं पर कहता है कि भले ही तारो हम लोगों में से सबसे कमजोर था पर वो एक आम हंटर के मुकाबले काफी ज्यादा मजबूत था। और उसके बाद चिकारा जो कि विश्व में सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक था। मतलब जाहिर सी बात है वो दोनों भाई बहन काफी ज्यादा मजबूत हो गए हैं। पर आखिर वो दोनों भाई बहन इतने ज्यादा मजबूत कैसे हो गए, क्योंकि कोई ऐसा तरीका नहीं जिससे वो दोनों इतने जल्दी मजबूत हो जाएं। फिर वहीं पर हरुतो इसका जवाब देता है। हरुतो सैया से पूछता है, सैया तुम बताओ हम लोग इतने ज्यादा पावरफुल कैसे बने। सैया बोलता है हम उनको मार कर बने। हमने उन्हें एक के बाद एक लगातार मारा जिससे हमें काफी ज्यादा एक्सपी मिले, जिससे हमारा लेवल अप काफी तेजी से हो गया। फिर अरुतो उन्हें बताता कि वो दोनों लगातार एक दूसरे को मारते गए जिससे वो दोनों काफी ज्यादा पावरफुल बन गए। ये सब सुनकर और ये सब देखकर तो सैया का सर ही फटा जा रहा था। ये देखकर सागरी आया सैया के ऊपर मैजिक करती है जिसके उसका दिमाग शांत हो जाता है और सागरी आया भी वहाँ से कुछ देर बाद चली जाती है। पर हरुतो वापस से उस पैकेज के पास जाता है और चिकारा के हाथ को उठाकर डस्टबिन में फेंकने लगता है। तभी उसमें से एक आंख बाहर गिर जाती है और वो तुरंत ही देख के समझ जाता है कि कोई हमें देख रहा है। तुरंत ही उस आग को अपने लात से कुचल देता है। तो गाइस मैंने कहीं कहीं पर पैर को लात बोल दिया है तो आप लोग थोड़ा उतना मैनेज कर लेना यार। और बोलते बोलते मेरा देखिए गला भी बैठ चुका है। अब नेक्स्ट सीन हमें शहर का दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा एमसी खड़ा होता है और सोच रहा होता है मुझे उनके बारे में और भी ज्यादा जानकारी इकट्ठा करनी थी पर मैं मिनोरी के बारे में चिंतित हूँ इसलिए मुझे वापस जाना होगा। पर वहाँ से वापस जाने से पहले हमारा एमसी एक जादू की दुकान पे जाता है और वहाँ से वो अपने कपड़ों में सेफ मेमोरी मैजिक को भर लेता है जिससे अगर उसके कपड़े फट भी जाते हैं तो ऑटोमेटिक हील हो जाएंगे जैसा कि हमारे एमसी की बॉडी हील होती है। और फिर एमसी मिनोरी के लिए वहाँ से कुछ टॉय लेता है और वहाँ से फिर चल देता है। पर जाते वक्त वो रास्ते में दो लोगों को देखता है जो कि एक जवान लड़की को फॉलो कर रहे होते हैं और वो तुरंत ही उनके पीछे चला जाता है और बोलता है कि मैं तुम जैसे लोगों को अनदेखा नहीं कर सकता, तुम लोगों को मजा चखाना बहुत जरूरी है। में से एक बोलता है तुम क्या बकवास कर रहे हो। इतने में हमारे एमसी दोनों के मुंह पे एक एक पंच मारता है और बोलता है कि कुछ कारण तो जरूर होगा जिससे तुम लोग इसका पीछा कर रहे हो। फिर एमसी उस लड़की की तरफ देखता है और देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। बोलता है मिनोरी ये तो तुम हो, क्योंकि वो लड़की बिल्कुल हूबहू मिनोरी की तरह दिखती है बट वो मिनोरी नहीं होती। यह भी हमें स्टोरी में आगे पता चल ही जाएगा। वो लड़की मिनोरी की एक क्लोन होती है। नेक्स्ट सीन हम जंगल का देखते हैं जहाँ पर मिनोरी बैठकर अपने बड़े भाई का इंतजार कर रही थी। फिर एमसी वहाँ पर उस लड़की के साथ पहुंच जाता है जो कि मिनोरी की एक क्लोन होती है। इस टाइम पर मिनोरी काफी ज्यादा खुश हो गई है बट उसने देखा कि उसके भाई के साथ एक और लड़की भी है और उसने पूछा कि भाई ये कौन है तुम्हारे साथ। एमसी बोलता है मिनोरी तुम शांत हो जाओ। मिनोरी उस लड़की का फेस देखती है और वो बिल्कुल हूबहू मिनोरी की तरह ही दिखती है और मिनोरी काफी ज्यादा शॉक भी हो गई। यहीं पर हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है और हमें नेक्स्ट चैप्टर में थोड़ा इशिकी सैया के बारे में बताया जाता है। इशिकी सैया एक एस लेवल का सबसे पावरफुल स्वॉर्डमैन है और ये देखने में भी काफी हैंडसम है, इसीलिए लड़कियां इससे काफी अट्रैक्ट भी होती हैं और इसे व्हाइट लोटस गिल्ड का मूड मेकर भी कहते हैं। बट गाइज अगर मैं आपको असल में बताऊं तो सैया बहुत कमीन आदमी है। एक बार की बात है वो कुछ लड़कियों के साथ पार्टी कर रहा होता है जहाँ पे गलती से एक लड़की के हाथ से वाइन गिर गई थी। इसके लिए सैया ने उसके मुंह पे काफी तेज पंच मारी जिससे वो लड़की बेचारी काफी ज्यादा डैमेज भी हो गई और उसके मुंह से काफी ज्यादा ब्लड भी गिरने लगा। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें थोड़ा सा पुराना सीन दिखाया गया। सैया मिनोरी को मार रहा था। ये देखकर हमारे एमसी को काफी तकलीफ हो रही थी और वो अपनी बहन को ना मारने के लिए उससे गुजारिश करता है। पर सैया हमारे एमसी के मुंह में तलवार डालकर उसका गलफड़ा ही फाड़ देता है और उसने एमसी की बहन को खूब टॉर्चर किया जब तक कि उसका मन ना भर गया। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो गाना गाते हुए वहां से गुजर रहा था। तभी उसने हरुतो और तारो को देखा और वो दोनों उस कमरे में जा रहे थे जहाँ पर केवल हरुतो ही जाता था और दूसरों का प्रवेश वहाँ पे वर्जित था। सैया इतने में दीवार के पास जाकर छुप जाता है और उन दोनों को देखने लगता है। फिर हरुतो कहता है कि सैया दूसरों को ऐसे छिप के देखना गलत बात है और फिर सैया दीवार के पास से बाहर निकल आता है और बोलता है मैं तो खाली ये जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर तुम दोनों जा कहाँ रहे हो। हरुतो बोलता है तुम हमारे पीछे आओ, हम तुम्हें दिखाते हैं। और वो उसे उस कमरे में लेके जाता है जहाँ पर उसने देखा कि यहाँ पर तो मिनोरी की काफी सारी क्लोन्स हैं। हरुतो कहता है कि तारो ने व्हाइट लोटस टेक्नोलॉजी का यूज करके इन क्लोन्स को बनाया है बट इससे भी बुरी बात यह है कि हमें इन्हें मारने पर कोई भी एक्सपीरियंस पॉइंट नहीं मिलेंगे और इनमें पुनर्जन्म की क्षमता भी नहीं, मतलब ये रीजनरेट भी नहीं होंगे। इन्हें लगभग 10 बार मारने के बाद इनकी रीजनरेशन कैपेबिलिटीज खत्म हो जाएंगी। ये क्लोन्स बिल्कुल ही बेकार हैं इसीलिए हम इन्हें फेंक रहे हैं। सैया बोलता है कि इन्हें फेंको मत और मुझे इनके बारे में और बताओ और इन डॉल्स को मुझे दे दो। तारो बताता है कि इन डॉल्स में कोई भी भावना नहीं है, यानी इनमें कोई भी फीलिंग्स नहीं होती हैं। तुम जो भी इन्हें कमांड दोगे या आंख मूंद कर उसे फॉलो करेंगी। फिर दोबारा तारो इसी से कहता है आखिर तुम इसका करोगे क्या। सैया बोलता है मैं इन्हें अपने मजे के लिए यूज करूंगा और इनके साथ खूब मजे करूंगा। ये देखकर हरुतो अपने मन में कहता है सैया सच में हम में से सबसे ज्यादा बुरा है। सीन शिफ्ट होता है और हमें एमसी और उसकी बहन का सीन दिखाया जाता है जो कि क्लोन से बात कर रहे हैं। क्लोन उन्हें बताते हैं कि लगभग इस समय 1 दर्जन से भी ज्यादा क्लोन्स सैया के हाथ
हाथों में है। हमारा एमसी कहता है कि तुम बोल रही थी क्लोन्स में फीलिंग नहीं होती, बट मुझे लगता है कि तुम में कुछ इमोशंस हैं, ऐसा क्यों? क्लोन बोलती है मुझे नहीं पता, पर मैंने आप दोनों को एक दिन टेलीविजन पे देखा और आप दोनों को देखने के तुरंत बाद मैंने अपने अंदर कुछ इमोशंस भी फील किए और मुझे सैया के प्रति नफरत हो गई और मैं उस हवेली से भाग आई। एमसी अपने बहन से बोलता है कि शायद हम सैया को मारने के लिए क्लोन्स का यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसे नहीं पता कि क्लोन्स में भी भावनाएं होती हैं और वो क्लोन से बिल्कुल भी सतर्क नहीं रहता है। पर मिनोरी बोलते कि भाई अगर उन्हें पता चल गया फिर क्या होगा? एमसी बोलता क्या होगा, वो लोग मारी जाएंगे और क्या। इतने में मिनोरी को काफी तेज गुस्सा आता है और अपने भाई के गाल पे एक तेजी से एक चाटा मारती है और बोलती है कि भले ही उन्हें जन्म लेने का अधिकार नहीं था, पर उन्हें जिंदा रहने का पूरा अधिकार है। वो मेरी कोशिकाओं से बनी है, इसलिए वो मेरी छोटी बहनों की तरह है, और अगर तुम्हारी छोटी बहन होती तो क्या तुम उसकी मदद नहीं करते? एमसी बोलता है नहीं, अगर वो क्लोन वहां पे काम करते हैं तो उन क्लोन्स का यूज करके उसे मारना काफी आसान होगा। बट फाइनली एमसी उन क्लोन्स को बचाने का डिसाइड करता है और साथ ही इसीकी को मारने का भी डिसाइड करता है और वो लोग वहां से चल भी देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन हमें इसीकी के पैलेस का दिखाया जाता है, जहाँ पर वो उन क्लोन्स को प्रताड़ित कर रहा होता है और वो उन क्लोन से कह रहा होता है कि आखिर तुम में से एक क्लोन भाग कैसे गई, आखिर किसी ने उसे रोका क्यों नहीं। और वो उन्हें ऑर्डर देता है कि जाओ और उस क्लोन को ढूंढ के लेके आओ। वो क्लोन्स उस क्लोन को ढूंढने के लिए वहां से चल भी देती हैं। सीन यहीं पर शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट सीन शहर का दिखाया जाता है, जिसमें मिनोरी की दूसरी क्लोन्स ने उस भागे हुए क्लोन को पकड़ लिया। बट गाइज वो सब एक जाल था, क्योंकि उस क्लोन की जगह पे मिनोरी खुद क्लोन बनकर चली जाती है और जो रियल क्लोन होती है वो एमसी के साथ होती है। जाते वक्त एमसी मिनोरी को अपने कान भी दे देता है और बोलता है अगर कुछ वहां पर गलत हो तो मैं तुरंत ही वहां पर सुन लूंगा और तुरंत वहां पर पहुंच जाऊंगा। ये क्लोन्स मिनोरी को पकड़कर सैया के सामने पेश करती हैं और बोलते हैं कि हमने भागे हुए क्लोन नंबर 10 को पकड़ लिया है। सैया मिनोरी से बोलता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ से भागने की। सैया को गाइस यहाँ पे लग रहा होता है कि वो क्लोन है, बट असल में वो मिनोरी होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। मिनोरी बोलती है सर मुझे माफ कर दें, मैं एक आदमी का पीछा करते करते गलती से थोड़ी बाहर चली गई। सैया बोलता है ठीक है, पर अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। ये बोलकर सैया वहां से चला जाता है। मिनोरी को वहां से दूसरे कमरे में ले जाया गया, जहां पर मिनोरी कमरा खुलते ही देखकर काफी ज्यादा चौंक गई है, क्योंकि उसके सामने क्लोन्स की काफी सारी लाशें पड़ी होती हैं और कुछ क्लोन उन लाशों को ठिकाने भी लगा रही होती हैं। और मिनोरी उन क्लोन से बोलती है कि इससे पहले वो हमें देख ले हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। क्लोन्स उससे सवाल करते हैं कि हमें यहाँ से भागना ही क्यों है, आखिर यहाँ पर गड़बड़ क्या है? मालिक की सेवा करना तो हमारा कर्तव्य है। मिनोरी बोलती है तुम लोग यहाँ पर खुश नहीं रह सकती। मिनोरी के पास खड़ी दूसरी क्लोन उससे पूछती है कि खुशी क्या होती है, क्योंकि गाइस उन क्लोन्स में कोई भी फीलिंग और इमोशन नहीं होते हैं, इसीलिए उन्हें पता ही नहीं होता कि खुशी आखिर होता क्या है। बट वो क्लोन्स मिनोरी की बात इनकार कर देती हैं और वहां से भागने के लिए मना कर देती हैं। ये सब सुनकर हमारे एमसी भी काफी तेज गुस्सा हो जाता है और पेड़ पर अपना हाथ पटकता है। मिनोरी उन क्लोन्स को फिर से काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करती है, बट उन क्लोन्स को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। इतने में ही वहां पर सैया पहुंच चुका था और वो मिनोरी से बोलता है कि आखिर तुम्हें बोलने के लिए परमिशन किसने दी। ये बोलकर एक तेज रैप्टा हमारी मिनोरी के कान पे जड़ देता है। मिनोरी गुस्से में उसे तिरछी नजरों से देखती है। सैया बोलता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे इस तरह देखने की। ये बोलकर सैया उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, तभी दूसरी क्लोन बोलती है सर प्लीज रुक जाइए, पर सैया मिनोरी को छोड़कर उस क्लोन पे अटैक कर देता है, पर उसके सामने मिनोरी आ जाती है। यह देखकर सैया काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है कि इनमें तो कोई इमोशन ही नहीं था, फिर ये एक दूसरे की मदद कैसे कर रही है। फिर वो दोबारा से हमारे मिनोरी के ऊपर अटैक करता है और मिनोरी के ब्लड को चाटने लगता है और मिनोरी के ब्लड को चाटने के बाद ये समझ जाता है कि ये मिनोरी है और बोलता है कि मिनोरी मुझे पता चल गया ये तुम हो। एमसी भी हमारा यह सब सुन रहा होता है और एमसी बोलता है कि सैया को पता चल गया और फिर एमसी मिनोरी को बचाने के लिए वहां से काफी स्पीड से चल देता है। दूसरे साइड एमसी हमारा दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है। ये देखकर वो क्लोन्स हमारे एमसी के ऊपर सीधा अटैक कर देती हैं, जिससे हमारे एमसी इंजर्ड हो जाता है। पर उसके इंजर्ड होने के तुरंत बाद वो क्लोन हमारे एमसी को बचाने के लिए आ जाती है, जिसे देखकर सारी क्लोन्स बोलते हैं कि नंबर 10 तुम इसे क्यों बचा रही हो। और वो क्लोन बोलते हैं कि ये मेरा बड़ा भाई है, पर वो क्लोन्स बोलते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो तुम्हारा बड़ा भाई है या नहीं है। मालिक ने हमें घुसपैठियों को मारने का आदेश दिया है और अगर तुम इसे बचाने की कोशिश करोगी तो तुम्हें भी घुसपैठिया माना जाएगा और मार दिया जाएगा। नेक्स्ट सीन हमें सैया का दिखाया जाता है, जो कि मिनोरी को काफी बुरी तरीके से टॉर्चर कर रहा था और उसे काफी बुरी तरीके से मार रहा था। और सैया मिनोरी से पूछता कि आखिर तुम लोग वापस क्यों आए। चलो ठीक है तुम लोग वापस आ गए तो मैं तुम्हें फिर से अपना कुत्ता बनाऊंगा और तुम्हें फिर से उसी तरीके से मारूंगा जिस तरीके से मैंने तुम्हें पहले मारा था। इतना बोलकर सैया समझ जाता है और बोलता है अच्छा तो मतलब तुम इन कठपुतलियों को बचाने के लिए वापस आए हो। फिर सैया एक क्लोन को पकड़ लेता है और उसका गला काट देता है। मिनोरी ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और एक छोटे से तलवार से सैया के ऊपर अटैक कर देती है, पर सैया उसे काफी आसानी से डॉज कर लेता है और मिनोरी को एक जड़ के लात मारता है, जिससे मिनोरी दूर जाके गिरती है। फिर सैया दोबारा से ही अपने शॉट से क्लोन को मारता है और मिनोरी जाकर उस क्लोन को हील करने लगती है और सैया अपने स्वॉर्ड से मिनोरी के हाथों को ही काट देता है और वो दोबारा से एक क्लोन के पेट में अपना स्वॉर्ड घुसा देता है और बोलता है कि तुम जिन्हें बचाने की कोशिश कर रही हो वो सिर्फ बेकार डॉल्स हैं,
इसके अलावा कुछ नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर तुम इन्हें बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो। इतना बोलकर सैया हमारे मिनोरी को घुटने टेकने के लिए बोलता है और बोलता है अगर तुम घुटने नहीं टेकोगे तो मैं इन डॉल्स को लगातार मारते जाऊंगा। डॉल्स मतलब गाइस ये क्लोन की बात कर रहा है, पर हमारी मिनोरी घुटने नहीं टेकती है, जिससे वो दोबारा एक क्लोन को मार देता है। पर मिनोरी कहती है कि प्लीज रुक जाओ, और वो अपने घुटने टेक देती है। और सैया मिनोरी के सामने अपने स्वॉर्ड को लाता है और बोलता है इसे चाटो, और तुम यहाँ पे मना भी नहीं कर सकती। और ये मत सोचना कि मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ, तुम्हारा मन हो या ना हो पर तुम्हें यह करना होगा। मिनोरी यहाँ पर काफी ज्यादा डर जाती है और वो उसके स्वॉर्ड को चाटने के लिए अपनी जीभ को आगे बढ़ाती है। और जैसे ही वो अपने जीभ को स्वॉर्ड के पास ले जाती है, सैया अपने स्वॉर्ड से हमारे मिनोरी की जुबान ही काट देता है, जिससे वो जुबान जाके जमीन पर गिरता है। और सैया गाइस इतना ज्यादा ब्रूटल होता है कि वो उस जीभ को उठाकर खा जाता है। ये देखकर मिनोरी वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है, पर सैया मिनोरी को भागने नहीं देता और सैया मिनोरी को पकड़कर एक ही बार में उसके सारे कपड़े को फाड़ देता है, जिससे हमारी मिनोरी के सारे कपड़े फट जाते हैं। थोड़े बहुत कपड़े जो मिनोरी के बचे भी थे, सैया उन कपड़ों को फाड़ने के लिए जाता है और अपने स्वॉर्ड को हमारे मिनोरी के कपड़ों पे रख देता है। और जैसे ही वो उन्हें फाड़ने वाला होता है, हमारा एमसी तुरंत ही वहाँ पे आ जाता है और सैया के फेस पे काफी तेज पंच मारता है और एमसी अपना कपड़ा उतार के मिनोरी की बॉडी को ढक देता है। और अपने भाई को देखकर मिनोरी काफी ज्यादा खुश भी हो जाती है। सैया वहाँ पे लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है और एमसी से पूछता है कि आखिर तुम वहां से बच के कैसे आए, उन क्लोन से आखिर तुम कैसे बचे। तुम उन क्लोन्स को मार नहीं सकते क्योंकि वो तुम्हारी बहन के मॉडल पर बनी है। एमसी बोलता है हाँ, मैंने उन क्लोन को नहीं मारा, बल्कि मैंने उन क्लोन को समझाया है। सैया यहाँ पे बोलता है कि अब मैं तुम्हें यहाँ पे पकड़ लूंगा और तुम्हारी बहन के साथ वो करूंगा जो मैंने तुम्हारे बहन के साथ पहले किया था। ये सुनकर हमारे एमसी को काफी तेज गुस्सा आ जाता है और वो सैया के ऊपर अटैक कर देता है, पर सैया उस अटैक के बीच में अपने स्वॉर्ड को ले आता है और उस अटैक को डॉज कर लेता है। और फिर सैया लाइटनिंग फ्लैश टेक्निक का यूज करता है, जिससे काफी तेजी से वो हमारे एमसी का हाथ ही काट देता है। और हमारे एमसी यहाँ पे मूव टेक्निक का यूज करता है और सैया को काफी तेज पंच मारता है, जिससे सैया दीवार तोड़ के सीधे जाके हॉल में गिरता है। और उस हॉल में मिनोरी की काफी सारी क्लोन्स भी हैं और सैया उन क्लोन से बोलता है कि मुझे प्रोटेक्ट करो और इसके ऊपर अटैक करो। और वो क्लोन सैया की बात मानती है और कुछ उसे प्रोटेक्ट करती है और कुछ हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर देती हैं। हमारा एमसी उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है और हमारा एमसी जैसे एक क्लोन को हिट करने चलता है, उसे तुरंत उसकी बहन का चेहरा याद आ जाता है और वो उन क्लोन्स में अपने बहन को देखता है, इसलिए वो उन क्लोन्स को नहीं मारता है। पर वो क्लोन्स मिनोरी के ऊपर अटैक कर देती हैं और उसे स्वॉर्ड से काफी ज्यादा इंजर्ड भी कर देती हैं। और कुछ क्लोन्स हमारे एमसी को भी पकड़ लेती हैं। इतने में सैया हमारे एमसी के पीछे आ जाता है और स्वॉर्ड को एमसी के आर पार कर देता है। तो गाइस हमारे एमसी के पास इमॉर्टल स्किल होने के कारण वो नहीं मरता है और वो दूर जाके खड़ा हो जाता है। फिर सैया हमारे एमसी के ऊपर अटैक करता है, पर वो सारे उसके अटैक को डॉज करता है। सैया बोलता है कि तुम भाग क्यों रहे हो, अगर तुम भागोगे तो मैं तुम्हारे क्लोन्स को मारूंगा। ये बोलकर उन क्लोन्स पे अटैक कर देता है, पर उस क्लोन को बचाने के लिए हमारा एमसी बीच में आ जाता है, जिससे सैया हमारे एमसी का 3-4 टुकड़ा कर देता है और हमारे एमसी का कटा हुआ टुकड़ा सीधा के जमीन पर गिरता है। जमीन पे गिरने के बाद सैया हमारे एमसी के सर पे एक किक भी मारता है, पर हमारा एमसी वहां पे तुरंत हील हो जाता है। और एमसी सैया से बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम इतना करके मुझसे जीत जाओगे। और वो जाके उन क्लोन्स के आगे खड़ा हो जाता है, जिसमें से एक क्लोन हमारे एमसी से पूछती है आखिर तुम इतनी हमारी मदद क्यों कर रहे हो। एमसी बोलता है कि मुझे अपनी बहनों की मदद करने के लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं है। सैया बोलता है कि तुम इन क्लोन्स की चाहे जितनी रक्षा कर लो और इन पर चाहे जितना दया दिखा लो, ये तो सिर्फ मेरे ऑर्डर ही मानेंगी और मैं जो कहूंगा ये सिर्फ वही करेंगी। इतना कहकर सैया एमसी को मारने का ऑर्डर देता है, पर वो क्लोन सैया को इग्नोर कर देती हैं। सैया ये देखकर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और बोलता है कि तुम लोग मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकती क्योंकि तुम सब मेरी गुलाम हो। इतने में वहां क्लोन नंबर 10 आ जाती है और उन क्लोन से बोलती है कि क्लोन्स अब तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि असली दुश्मन कौन है। जब वो क्लोन सैया की बात नहीं मान रहे होते तो सैया काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन क्लोन्स को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर हमारा एमसी बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा और हमारा एमसी सैया को नीचे पटक देता है और वो क्लोन सैया के हाथ में भाला धसा देती हैं। और वहां पर क्लोन नंबर 10 हमारे एमसी से बोलती है जैसा कि आपने वादा किया था इसे मुझे मारने दीजिए। ये बोलकर क्लोन नंबर 10 सैया के गोटों पर अटैक कर देती है और उसके गोटों को फोड़ देती है और वहां से काफी ज्यादा ब्लड भी निकलने लगता है। इससे सैया को बहुत ज्यादा दर्द होती है, पर वो क्लोन फिर से बोलते हैं कि इसने जितने पाप किए उसके लिए इतना काफी नहीं, इसे अभी और दर्द सहना होगा। फिर वहाँ क्लोन नंबर 10 बताती है कि यहाँ के तहखाने में एक मॉन्स्टर को रखा गया है, हम इसे उस मॉन्स्टर के तहखाने में डाल देते हैं। और ये सब इसी को उठाकर मॉन्स्टर के तहखाने में डाल देते हैं और उस मॉन्स्टर को उस प्रिजन में रिलीज कर देते हैं। और वो मॉन्स्टर कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं बल्कि एम्परर ORC होता है, बट इन्होंने व्हाइट लोटस टेक्नोलॉजी का यूज करके उस मॉन्स्टर को मॉडिफाई कर दिया है। फिर हमारा एमसी उस मॉन्स्टर के बारे में बताता है और बोलता है कि एम्परर ORC मॉन्स्टर इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि वो पूरी पॉपुलेशन से अकेले लड़ सकते हैं, बट यहाँ पर उन्होंने उस मॉन्स्टर को ड्रग देकर मॉडिफाई कर दिया था, जिससे उसे पहले जनन करने के लिए अपने जाति की फीमेल्स की आवश्यकता होती थी और वो सिर्फ उन्हीं से अट्रैक्ट होता था। बट अब ये मॉन्स्टर जेनेटिकली मॉडिफाई होने के कारण किसी से भी जनन करने के लिए उत्तेजित हो जाता है, भले ही वो मेल हो या फीमेल हो, भले ही वो उसकी जाति की हो या ना हो।
उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये लोग फिर उस मॉन्स्टर को उस पिंजरे में रिलीज कर देते हैं जिसमें इसी की सैया होता है। और वो मॉन्स्टर रिलीज होने के बाद अपने नाखून से सैया के कपड़ों को फाड़ देता है और काफी एग्रेसिव हो जाता है और इसी को पलट देता है। और वो इसी को पलटने के बाद गाइस क्या करता है वो सब आप फोटो में देख ही सकते हो, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। ये देखकर एमसी और मिनोरी दोनों पीछे की तरफ सर को घुमा लेते हैं क्योंकि गाइस वो नजारा काफी ज्यादा भयानक था। इसके बाद वो क्लोन हमारे एमसी के लिए चाय बनाकर लाती है और हमारा एमसी चाय पीने के बाद उस हवेली में और घूमने के लिए बोलता है और वो क्लोन हमारे एमसी को हवेली में घुमाने के लिए चल देती है। और वो क्लोन हमारे एमसी को एक रूम के पास लेकर जाती है और उस रूम के पासवर्ड को अनलॉक करती है और उस रूम के गेट को खोलती है। बट जैसे वो गेट खुलता है क्लोन का सर अलग, क्योंकि वहां पर हरूतो आ जाता है जो कि उस क्लोन का सर ही अलग कर देता है। यहीं पर हमारा चैप्टर खत्म हो गया और हमें नेक्स्ट चैप्टर के पहले सीन में हरूतो को दिखाया गया। हरूतो हमारे एमसी से बोलता कि मुझे दोबारा मिलकर तुमसे काफी खुशी हो रही है। इतना कहकर वो काफी तेजी से हमारे एमसी का हाथ काट देता है, पर हमारा एमसी यहाँ पर तुरंत रीजनरेट हो जाता है और वो काफी स्पीड से हरूतो पर अटैक कर देता है। पर हरूतो ने एमसी के अटैक को काफी आसानी से डॉज कर लिया। अटैक डॉज करने के बाद हमारा एमसी अपने पूरी स्पीड से उस पर दोबारा हमला करता है, बट वो उन हमलों से काफी आसानी से बच रहा था। फिर हरूतो कहता है कि अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि हमला कैसे करते हैं। ये कहकर उसने हमारे एमसी का दोबारा से हाथ काट दिया और हरूतो बोलता है कि चलो फिर से हील होके दिखाओ। बट गाइस हमारा एमसी यहाँ पर हील नहीं हो पा रहा था क्योंकि हरूतो ने इस बार एक स्पेशल टेक्निक का यूज किया था जिससे हमारे एमसी कुछ देर तक रिजनरेट या हील नहीं हो पाएगा। एमसी वहीं पर अपने घुटनों पर बैठ जाता है और हरूतो से पूछता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पर हैं। हरूतो बोलता है कि सैया हमें यहाँ की पल पल की जानकारी देता था, बट अचानक से वो इन्फॉर्मेशन आना बंद हो गया तो मैं खुद जांच करने के लिए यहाँ पर आ गया और देखो मुझे किस्मत से तुम मिल गए। आज लगता है किस्मत भी मेरे पक्ष में है। पर हरूतो हमारे एमसी को कहता है तारो और चिकारो को मारने के लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। ये सुनकर एमसी यहाँ पर काफी ज्यादा चौंक चुका था और हरूतो यहाँ पर बोलता है कि तुमने तारो और चिकारो को मारकर अपना काफी लेवल अप कर लिया होगा और अगर अब मैं तुम्हें मारूंगा तो मेरा काफी सारा एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा और मेरा लेवल अप काफी तेजी से होगा। ये बोलकर वो वहाँ से तूफान की तेजी से गायब हो जाता है और सीधा अपने स्वॉर्ड को हमारे एमसी के आर पार कर देता है। ये करने के बाद गाइस हरूतो का यहाँ पर काफी तगड़ा लेवल अप हो गया था और हरूतो और भी ज्यादा पावरफुल हो गया। हमारा एमसी काफी ज्यादा इंजर्ड होता है और उसका हाथ भी कटा होता है, पर वो अपने कटे हुए हाथ के साथ हरूतो पर अटैक कर देता है और एमसी कहता है मैं तुम्हें मार डालूंगा। हरूतो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझे नहीं मार पाओगे। और उस अटैक के टाइम पर हरूतो सेंचुरी रेलन टेक्निक का यूज करता है जिससे वो इस अटैक से तो बचता ही है, साथ में हमारे एमसी को भी काफी ज्यादा इंजर्ड कर देता है। कुछ देर बाद वहाँ पर हरूतो बोला कि चलो फिर एक डील करते हैं, अगर तुम मेरे पीछे आओगे और मैं जो कहूंगा वो तुम करोगे तो मैं तुम्हारी बहन को छोड़ दूंगा और उसे जाने दूंगा। एमसी उसकी बात मान गया और उसके सामने अपने घुटने टेक दिया। ये सब देखकर हरूतो काफी तेज हंस रहा था और हरूतो बोलता कि क्या तुम्हें सच में लगता कि मैं तुम्हारी बहन को जाने दूंगा? बेवकूफ, मैं तुम्हारी बहन को भी मार दूंगा। ये सुनकर इस टाइम पर हमारे एमसी काफी ज्यादा एंग्री हो गया और उसने हरूतो के ऊपर अटैक कर दिया और उसके अटैक करने के बाद मिनोरी की काफी सारी क्लोन्स भी आ जाती हैं जो कि हरूतो पर अटैक कर देती हैं। पर एमसी उन क्लोन से बोलता कि तुम लोग रुक जाओ, तुम सब मिलकर भी हरूतो को नहीं हरा पाओगी। पर उनमें से क्लोन नंबर 10 हमारे एमसी से बोलती है हमें पता है कि हम हरूतो को नहीं हरा सकते, पर इससे हम उसका ध्यान भटका सकते हैं। ये बोलकर क्लोन नंबर 10 अपने पास से एक टेलीपोर्टेशन स्टोन को निकालती है और वो इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन ट्रांसफर से उन दोनों को वहां से टेलीपोर्ट कर देती है। यहीं पर हमारा सीन शिफ्ट हो गया और हमें नेक्स्ट सीन में सागरी आया को दिखाया गया और यहाँ पर हमें थोड़ा सा सागरी आया के बारे में बताते हैं और हमें बताते हैं कि सागरी आया व्हाइट लोटस गिल्ड की सबसे खूबसूरत महिला है और जो भी सागरी आया को देखता है उसके प्यार में पड़ जाता है क्योंकि सागरी आया काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। बट गाइस सागरी आया की सच्चाई तो सिर्फ वही जानता है जिसने सागरी आया के साथ समय बिताया है, क्योंकि सागरी आया बाहर से जितनी खूबसूरत दिखती है वो अंदर से उतनी ज्यादा ब्रूटल है। फिर हमें 6 महीने पहले का सीन दिखाया गया है जिसमें सागरी आया एक कमरे में जाती है और उस कमरे में एक मशीन होता है जिसमें सागरी ने मिनोरी और एमसी को लटकाया था और उस मशीन के नीचे एक ब्लेड लगा होता है जो कि काफी तेज घूम रहा था। मिनोरी उस मशीन से हमारी एमसी और उसकी बहन को काफी बार ग्रिंड करती है और ग्रिंड कर उनका ब्लड निकालती है। फिर हमें सागरी आया की खूबसूरती का राज पता चलता है जिसमें हमें पता चलता है कि सागरी एमसी और उसकी बहन को बार बार ग्रिंड करती है और उनका ब्लड इकट्ठा करती है, जिसको पीने से सागरी काफी ज्यादा जवान और ब्यूटीफुल दिखती है। इसीलिए वो एमसी और मिनोरी का ब्लड इकट्ठा करती है और वो उसे रोज पीती है और उससे नहाती भी है ताकि वो जवान और खूबसूरत दिख सके। ये कर वो अपनी सुंदरता और अपनी त्वचा को बिल्कुल मेंटेन रख सकती है। और फिर यही सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। हरूतो यहाँ पर टेलीपोर्ट होकर एक पहाड़ी पर आ गया है और वो अपने हाथ में पहने एक वॉच के होलोग्राम के माध्यम से सागरी से बात कर रहा था। हरूतो सागरी को बताता है कि उन दोनों भाई बहनों ने सैया को मार दिया और वो वहां से भाग गए। सागरी चिल्लाते हुए बोलती है सैया की आखिर परवाह भी किसको है, मुझे तो सिर्फ उनका खून चाहिए, जाओ और उन्हें जल्दी ढूंढ के लेके आओ। हरूतो ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऑर्डर देने की, अगर तुम्हें इतनी जल्दी है तो तुम खुद जाके ढूंढ लो। और यहाँ से हमारे रास्ते बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। इतना बोलकर हरूतो उस होलोग्राम को अपने स्वॉर्ड से काट देता है
जिससे इन दोनों के बीच का कॉन्फ्रेंस बंद हो जाता है। ये सुनकर सागरी वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो गई है। फिर हमें नेक्स्ट सीन एमसी और उसकी बहन का दिखाया जाता है। एमसी ने अपनी आंखें खोली और उसने अपनी बहन को देखा और उसने अपनी बहन से पूछा कि बाकी सारे लोग कहाँ हैं, पर उसकी बहन कोई भी जवाब नहीं देती है। एमसी यहाँ पे समझ जाता है कि आखिर उनके साथ क्या हुआ है और एमसी ये सुनकर काफी ज्यादा रोने भी लगता है और बोलता है कि मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ, मुझे अभी और भी ज्यादा मजबूत बनना है। और मिनोरी बोलते कि हाँ मैं भी मजबूत बनना चाहती हूँ, चलो हम दोनों अब साथ में मिलकर मजबूत बनेंगे और उनका मुकाबला करेंगे। और ये दोनों वहाँ से चल देते हैं। फिर मिनोरी बताते कि भाई आप पूरे दिन बेहोश थे। इस बीच व्हाइट लोटस वालों ने हमारे बाउंड्री को 10 गुना बढ़ा दिया और एक को पकड़ने पर 5 बिलियन की बाउंड्री रख दी। फिर मिनोरी बोलते हैं कि ये हमें टेलीपोर्टेशन जादू के निशानों से हमें ट्रैक कर सकते हैं, इसलिए हमें ये डंजन जल्द से जल्द छोड़ना होगा और हमें आगे बढ़ना होगा। ये बोलकर वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं और कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक रास्ता भी मिल जाता है। बट जैसे ही ये लोग उस रास्ते की तरफ आगे बढ़ते हैं उन्हें एक ड्रैगन दिखाई देता है और इतने बड़े ड्रैगन को देखकर वो लोग काफी ज्यादा डर चुके थे और वो लोग वहां से भागने लगते हैं। पर भागते वक्त ड्रैगन ने उन्हें देख लिया था और ड्रैगन ने उन पर अटैक भी कर दिया। और ये लोग सोचते हैं कि ड्रैगन आखिर डंजन के बाहर कैसे आ गया, क्योंकि ड्रैगन तो एक टॉप टायर का क्रिएचर है जो कि डंजन के अंदर रहता है। ड्रैगन इन पर दोबारा से अटैक कर देता है और ये लोग बोलते हैं कि हम ड्रैगन से फाइट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल है। भागते भागते इन्हें एक शहर दिखता है और ये लोग उस शहर की तरफ भागने के लिए डिसाइड करते हैं। बट इन लोगों के भागने से पहले ही ड्रैगन उस छोटे से शहर को जला के राख कर देता है। पर अब इन दोनों को रियलाइज हो चुका था कि हम ड्रैगन से बचकर नहीं भाग सकते, या तो हमें उस ड्रैगन से फाइट करना होगा या तो उस ड्रैगन के हाथों में मरना होगा। फिर ये दोनों उस ड्रैगन को मारने का डिसाइड करते हैं और ये लोग दो अलग अलग डायरेक्शन से ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देते हैं। और हमारा एमसी बॉडी एनहांसमेंट मैजिक का यूज करता है जिससे उसकी बॉडी काफी सख्त हो जाती है और फ्लाई करके सीधा ड्रैगन के जबड़े पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ मिनोरी अपनी चाकू से भी उस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देती है, बट उस ड्रैगन की स्किन गाइज काफी ज्यादा सख्त होती है जिससे उस ड्रैगन को कोई खास इंजरी नहीं होती है। फिर गाइज उस ड्रैगन ने अपने मुंह में एक फायर अटैक चार्ज किया और उसने हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर दिया। बट उस अटैक के आगे मिनोरी आ जाती है और वो एक शील्ड भी लगा देती है। बट वो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए मिनोरी का शील्ड भी टूट जाता है और हमारी मिनोरी का हाथ भी जलने लगता है, जिससे मिनोरी अपने चाकू से अपने ही हाथ को काट लेती है। फिर हमारे एमसी अपने ही हाथों को दूसरे हाथ से पकड़कर उखाड़ लेता है और उसे मूव टेक्निक का यूज करके ड्रैगन पर अटैक कर देता है और उसे काफी सारे पंचेस भी मारने लगता है। फिर जल्दी से उस ड्रैगन के पीछे हमारी मिनोरी आ जाती है और वो ब्लैक फ्लेम मैजिक का यूज कर उस ड्रैगन पर एक फ्लेम अटैक कर देती है और वो ड्रैगन उस अटैक से संभल भी नहीं पाता है कि हमारा एमसी अपने सारे कटे हुए हाथों को जोड़ लेता है और एक नोकनुमा आकृति बना लेता है। और नोकनुमा शेप बनाने के बाद वो सीधा ड्रैगन के सर को छेद कर देता है और ड्रैगन वहीं पर मर जाता है। उस ड्रैगन को मारकर ये दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और इन दोनों का काफी ज्यादा लेवल अप भी हो जाता है, जिससे अब ये काफी ज्यादा पावरफुल भी हो गए हैं। बट ये लोग ये सोचते हैं कि आखिर ड्रैगन डंजन से बाहर कैसे आया और वो ड्रैगन यहाँ पर क्या कर रहा था। पर मिनोरी हमें यहाँ पर बताती है कि जब मैं उस ड्रैगन को मार रही थी तब मैंने उसकी आंखों में एक गुलाबी रोशनी को देखा था, जिससे यह कंफर्म हो जाता है कि वो ड्रैगन किसी के कंट्रोल में था। फिर ये दोनों समझ जाते हैं कि इतने बड़े ड्रैगन को कंट्रोल करना किसी नॉर्मल आदमी के बस की बात नहीं, ये अब जरूर सागरी आया का काम होगा। फिर वो दोनों अपना सर उठाकर ऊपर की तरफ देखते हैं और उनके ऊपर काफी सारे ड्रैगन्स आ जाते हैं और यहीं पर हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है और हमें नेक्स्ट चैप्टर के सीन में दिखाया जाता है। उन ड्रैगन्स के ऊपर से कुछ लोग नीचे उतर रहे थे। फिर एमसी कहता है कि ड्रैगन्स के साथ साथ शायद ये लोग भी उसके कंट्रोल में हैं। इतने में ही उस आदमी ने हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर दिया, पर मिनोरी हमारे एमसी के सामने आ गई और उसने एक छोटे से चाकू से उसके अटैक को डॉज कर लिया। फिर वहाँ पर वो जो ड्रैगन्स थे वो भी हमारे एमसी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। एमसी मिनोरी से बोलता है कि तुम इन लोगों को देख लो और मैं ड्रैगन्स को संभाल लेता हूँ। इतना कहकर मिनोरी इन लोगों पर अटैक कर देती है और एमसी ड्रैगन्स को संभालने के लिए आगे की तरफ दौड़ता है और सामने खड़ा ड्रैगन अपने मुंह में एक अटैक चार्ज करता है और उसने सीधे हमारे एमसी पे अटैक कर दिया, जिससे हमारे एमसी के 2 टुकड़े हो गए। और एमसी यहाँ पर बॉडी मैनिपुलेशन टेक्निक का यूज करता है और वो अपनी बॉडी को जानबूझकर ड्रैगन के सामने लेकर चला जाता है और ड्रैगन उसके बॉडी को खा लेता है। जैसे ही ड्रैगन हमारे एमसी का कटा हुआ बॉडी पार्ट खाता है, हमारा एमसी पॉइजन इनहेंसमेंट मैजिक का यूज करता है और उसका शरीर पॉइजन में बदल जाता है। हमारे एमसी का बॉडी पार्ट पॉइजन में कन्वर्ट हो जाने के कारण वो ड्रैगन वहीं पर मर जाता है, जिससे हमारे एमसी का काफी सारा लेवल अप भी हो गया था। फिर हमें मिनोरी का सीन दिखाया जाता है जो कि इन लोगों से लड़ रही थी और इनमें से एक बंदा स्वॉर्ड को हमारी मिनोरी के पेट में घोंप देता है और यहाँ पर हमारी मिनोरी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और ब्लैक फ्लेम मैजिक का यूज करती है और उस मैजिक का यूज करके इन लोगों को जला देती है और बोलती है अगर तुमने इसका उपचार जल्द नहीं किया तो तुम लोग मारे जाओगे। और मिनोरी देखती कि वो लोग ब्लैक फ्लेम मैजिक से जलने के बाद भी ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे। वो सभी जाकर एक लाइन में खड़े हो जाते हैं और उनके सामने से इसी की सैया बाहर निकलती है। फिर हमारा एमसी सागरी से पूछता है कि आखिर तुम्हें पता कैसे चला कि हम लोग कहाँ हैं। सागरी बोलते है कि मैं जिसे भी हिप्नोटाइज करती हूँ उसके साथ उसके मैं इंद्रियों को भी नियंत्रित कर सकती हूँ और वो क्या देख रहा है क्या सुन रहा है ये भी मुझे पता चलता है। इतने में मिनोरी एक अटैक चार्ज करती है और सागरी के ऊपर अटैक कर देती है, पर उस अटैक के सामने सागरी के द्वारा सम्मोहित किए गए वो लड़के आ जाते हैं जिनको सागरी ने सम्मोहित किया था
जिससे सागरी को कुछ नहीं होता है और वो बिल्कुल सेफ होती है। फिर सागरी वहाँ पर थंडरबोल्ट, साल्टेड चिकन, ड्रैगन मीट मैजिक का यूज करती है, जिससे वहाँ की जमीन फाड़ देती है और वो उन दोनों भाई बहनों को अलग कर देती है। फिर सागरी तुरंत ही हमारे एमसी के पीछे आ जाती है और हमारे एमसी को हिप्नोटाइज कर देती है। मिनोरी अपने भाई को काफी बार आवाज देती है और उसे बुलाती है, पर हमारा एमसी मिनोरी की बात को नहीं सुनता है क्योंकि वो हिप्नोटाइज हो चुका था। और सागरी हमारे एमसी का चाटने लगती है, मतलब सागरी हमारे एमसी को चाटने लगती है, गाल पे गाइस, गाल पे। ये देखकर मिनोरी कहते कि मेरे भाई को छोड़ दो और मेरे भाई को छुओ मत, और ये कहकर मिनोरी सागरी के ऊपर अटैक कर देती है। पर सागरी के सामने हमारा एमसी आ जाता है और हमारे एमसी के शरीर में मिनोरी का चाकू घुस जाता है। और सागरी बोलती है कि देखो ये लड़की कितनी बेवकूफ है, इसने अपने भाई के ही पेट में चाकू घोंप दिया। इतने में ही हमारे एमसी मिनोरी के ऊपर काफी तेज पंच मारता है, पर मिनोरी उस पंच से बच जाती है। और मिनोरी अपने भाई से बोलती कि भाई तुम जागो, मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम मुझे मत मारो, तुम मुझे पहचानने की कोशिश करो। पर गाइस एमसी हमारे यहाँ पर सम्मोहित हो चुका था और उस सम्मोहित को केवल सागरी आया ही तोड़ सकती थी। या तो उस सम्मोहन को हम उससे ज्यादा पावरफुल मैजिक यूज करके तोड़ सकते हैं, या फिर हम जिसने वो सम्मोहन किया उसे मारकर वो सम्मोहन तोड़ सकते हैं। यानी गाइस उस सम्मोहन को तोड़ने के लिए हमें सागरी आया को मारना होगा। इतने में हमारे एमसी फिर से चालू हो जाता है और अपने बहन पे लगातार वार पे वार किए जाता है। पर गाइस यहाँ पर मिनोरी डिसाइड करती है कि अगर मैंने फाइट बैक नहीं किया तो एमसी उसे मार देगा। पर अब भी मिनोरी की अपने भाई पर अटैक करने की हिम्मत ही नहीं होती और वो बोलती कि मैं यह नहीं कर सकती, मैं अपने ही भाई को नहीं मार सकती। पर यहाँ पर फिर से मिनोरी के ऊपर एमसी अटैक पे अटैक किया जा रहा था और अगर अब यहाँ पर मिनोरी ने कुछ नहीं किया तो एमसी उसे मार डालेगा। और अब यहाँ पर मिनोरी अपने भाई से माफी मांगते हुए उस पर अटैक कर देती है और उसके हाथ और उसके सर को उड़ा देती है। फिर मिनोरी और एमसी के बीच घमासान फाइट होती है, जिससे इन दोनों का भी काफी ज्यादा लेवल अप हो जाता है। फिर लास्ट में मिनोरी अपने भाई को गले लगाती है और गले लगाकर वहां पर एक तेजी से ब्लास्ट करती है, जिससे ये दोनों उस ब्लास्ट में जल जाते हैं और रिजनरेट हो जाते हैं, जिससे हमारे एमसी पर किया गया सम्मोहन भी टूट जाता है और हमारा एमसी सम्मोहन से फ्री हो जाता है। यहीं पर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है और फिर हम नए चैप्टर की शुरुआत में देखते हैं सागरी एमसी और मिनोरी के सामने खड़ी होती है और उसके साथ जो लड़के और ड्रैगन्स थे वो उन्हें फिर से सम्मोहित करती है और वो उन दोनों पर अटैक करने के लिए उनसे कहती है, जिससे वो ड्रैगन और वो लोग हमारे एमसी पर और मिनोरी पर अटैक कर देते हैं और वो लोग बिल्कुल ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं और वो लोग तब तक अटैक करेंगे जब तक कि उन लोगों का दिल नहीं रुक जाता। फिर एमसी और उसकी बहन मिनोरी उन दोनों से फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं और वो उन लोगों से फाइट करने लगते हैं। फिर फाइट के बीच अचानक से सागरी हमारे एमसी के पीछे आ जाती है और दोबारा से उसे सम्मोहित करने लगती है और बोलती है कि मेरे सम्मोहन को कोई विरोध भी नहीं कर सकता। और सागरी हमारे एमसी को हिप्नोटाइज कर लेती है और वो मिनोरी पर अटैक करने के लिए बोलती है, पर हमारा एमसी मिनोरी पर अटैक नहीं करता बल्कि सागरी के ही फेस पर एक तेज पंच मारता है और सागरी के माउथ से काफी ज्यादा ब्लड भी निकल रहा होता है और सागरी वहीं पर गिर जाती है और सागरी वहीं जमीन पर पड़ी होती है और पूछती है आखिर तुम हिप्नोटाइज क्यों नहीं हुए। फिर हमारा एमसी बोलता है कि मेरा लेवल अब तुमसे ऊंचा हो गया है, इसलिए अब तुम मुझे हिप्नोटाइज नहीं कर पाओगी। ये सुनकर सागरी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो इन दोनों पर अटैक कर देती है, पर मिनोरी अपने सामने एक शील्ड लगा लेती है जिससे उन दोनों को कुछ नहीं होता है। सागरी दोबारा से ही उन पर मेटेओर रे फॉलिंग स्टार टेक्निक का यूज करके उन पर अटैक करती है, पर मिनोरी दोबारा से ही वो शील्ड लगा लेती है और उन्हें कुछ नहीं होता। फिर अगला अटैक मिनोरी सागरी पर करती है। मिनोरी ब्लैक फ्लेम मैजिक का यूज करती है और सागरी के ऊपर अटैक कर देती है। ये देखकर सागरी अपने आगे बर्फ की शील्ड लगाती है, पर वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता कि सागरी का शील्ड काम नहीं करता और उस ब्लैक फ्लेम मैजिक से सागरी की पूरी स्किन जल जाती है। और अब की बार मिनोरी जाकर सागरी को सम्मोहित कर देती है और उसे उसी के कमरे में ले आती है जहाँ पर सागरी इन दोनों का ब्लड निकालती थी। फिर जब सागरी की आंख खुलती है तो खुद को वहीं पर लटका पाती है जहाँ पर वो उन दोनों को लटकाकर उनका ब्लड निकालती थी। फिर सागरी वहाँ पर काफी ज्यादा पैनिक हो जाती है और वो थंडरबोल्ट पर्पल लाइटनिंग टेक्निक का यूज करने की कोशिश करती है, जो कि नाकाम हो जाता है। फिर वो मेटेओर बॉल स्टार टेल टेक्निक का यूज करती है और वो भी नाकाम हो जाता है। फिर वो वाटर कटर वाटर स्लैश टेक्निक का यूज करती है और वो भी नाकाम हो जाता है। फिर ऐसे ऐसे करके वो अपने सारी टेक्निक का यूज करने की कोशिश करती है, पर वहां पर उसकी कोई भी टेक्निक यूज नहीं हो पा रही थी। फिर वो एमसी से बोलती है कि प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, पर एमसी ने उसे इग्नोर कर दिया और वो लैपटॉप पे कुछ बटन्स दबाता है, जिससे अब नीचे का ब्लेड ऑन हो गया था और वो सागरी को उसी तरह ग्राइंड कर देता है जिस तरह सागरी ने उन दोनों को किया था। पर हमारा एमसी सागरी को दोबारा से हील कर देता है और वो सागरी को वो पैरामीटर दिखाता है और उस पैरामीटर में ये बताया गया होता है कि उन लोगों को कितनी बार सागरी ने ग्राइंड किया था, जहाँ पर ऊपर सागरी को कितनी बार ग्राइंड किया गया ये दिखाता है और नीचे उन लोगों को कितनी बार ग्राइंड किया गया ये दिखाता है। एमसी दोबारा से वो बटन दबाता है और सागरी को दोबारा ग्राइंड करता है, जिससे सागरी को काफी ज्यादा तकलीफ होती है और उसे काफी ज्यादा दर्द होता है। ऐसा करते करते एमसी उसे तब तक ग्राइंड करता है जब तक वो उसके बराबर नहीं आ जाता। मतलब सागरी ने एमसी को जितनी बार ग्राइंड किया था एमसी ने भी सागरी को उतनी बार ग्राइंड किया। और फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग सागरी को उठाकर एक पहाड़ी पर ले आते हैं। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर के पहले सीन में देखते हैं एमसी और उसकी बहन एक जंगल में चल रहे थे और वो दोनों चलते चलते काफी ज्यादा थक चुके थे, इसीलिए वो दोनों अब ब्रेक लेने का डिसाइड करते हैं।
और वो दोनों जंगल में जाकर एक जगह बैठ जाते हैं और वहां पर कुछ लकड़ियां जला लेते हैं और वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं। वो लोग कहते हैं कि हमारे सामने आखिरकार बहुत मुसीबतें आई, पर हमने सबका सामना किया और सबको रास्ते से हटा दिया और हमने अपना लेवल भी बढ़ा लिया है। फिर वो दोनों मिनोरी के क्लोन्स के बारे में कहते हैं इन क्लोन्स ने हमें बचाने के लिए अपना बलिदान दिया, हम उनका बलिदान कभी नहीं भूलेंगे। और वो लोग कहते हैं कि अब लगभग ये सब खत्म हो गया, बस एक बचा है और वो है कीरा हरुतो। हरुतो गाइस बाकी सभी टीम मेंबर्स में सबसे ज्यादा पावरफुल होता है और ये दोनों कहते हैं कि चलो फिर आराम कर लेते हैं, उसके बाद हमें नेक्स्ट क्या करना है उसका प्लान बनाएंगे। और तभी आसमान से एक बहुत तेज रोशनी आती है। ये दोनों देखकर उस रोशनी को काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और तुरंत ये लोग सावधान हो जाते हैं। और गाइस जब वो रोशनी खत्म होती है तब हम देखते हैं कि हरुतो उसमें से बाहर निकल रहा होता है। हरुतो इन दोनों को देखकर बोलता है कि आखिरकार तुम दोनों मुझे मिल ही गए। हरुतो को देखकर एमसी मिनोरी को भागने के लिए बोलता है, पर मिनोरी मना कर देती है और उसे लड़ने के लिए कहती है। इतने में हरुतो हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर देता है और हमारा एमसी दूर जाके गिरता है। और हरुतो यहाँ पर बोलता है कि मैं तुम लोगों के साथ खेलने की सोच रहा था, पर मैंने अभी अपना विचार बदल दिया है और मैं अब तुम लोगों के साथ खेलूंगा नहीं, बल्कि सीरियस फाइट करके तुम दोनों को खत्म करूंगा। ये कहकर हरुतो अपने एक स्पेशल शॉट को बाहर निकाल लेता है और बोलता है कि अब मैं तुम्हारी बहन को मार दूंगा। ये सुनकर एमसी और मिनोरी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो दोनों हरुतो के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। पर इन दोनों के अटैक को हरुतो अपने स्वॉर्ड से काफी आसानी से डॉज कर रहा था। मिनोरी अपने खंजर से ब्लैक फ्लेम स्क्रिप्चर टेक्निक का यूज करती है और वो उस टेक्निक का यूज करके हरुतो पर अटैक कर देती है। पर वो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होने के बाद भी हरुतो उसे काफी आसानी से डॉज कर लेता है। फिर हमारा एमसी भी हरुतो पर अटैक कर देता है, पर हरुतो काफी आसानी से बच रहा था और उसे कुछ भी नहीं हो रहा था। इवन ये लोग हरुतो को टच भी नहीं कर पा रहे थे। हरुतो अपने स्वॉर्ड को एक्टिवेट करता है और वो काफी स्पीड से हमारे एमसी के हाथ को काट देता है और हमारा एमसी अपने हाथ को काफी जल्दी हील करने की कोशिश करता है। पर गाइस हमारे एमसी का हाथ हील ही नहीं हो रहा था और ना ही रीजनरेट हो रहा था और इसके साथ साथ हमारा एमसी अपने मूव टेक्निक का यूज भी नहीं कर पा रहा था, जिससे वो अपने कटे हुए हाथ को मूव भी नहीं कर पा रहा था। एमसी की ये हालत देखकर मिनोरी हमारे एमसी की तरफ दौड़ती है, पर तभी हरुतो उसके पीछे आ जाता है और उसे एक जोर का किक मारता है, जिससे वो जाकर सीधे एक पेड़ से टकराती है और वो वहीं पर गिर जाती है। फिर गाइस हमें थोड़ा सा उस स्वॉर्ड के बारे में बताया जाता है और उस स्वॉर्ड का नाम अनडेड किलर होता है, जिसे द स्वॉर्ड ऑफ द इमॉर्टल स्लेयर भी कहा जाता है। मतलब गाइस ये एक स्पेशल स्वॉर्ड होती है और ये उन लोगों को भी मार सकती है जो कि अमर होते हैं। और इस स्वॉर्ड से गाइस मारने पर कोई भी दोबारा हील भी नहीं होगा और ना ही रीजनरेट होगा, क्योंकि एक स्पेशल स्वॉर्ड होती है। फिर गाइस तेजी से हरुतो हमारे एमसी के पास आ जाता है और वो सीधा हमारे एमसी के सर पर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, पर बीच में मिनोरी आ जाती है, जिससे हमारे मिनोरी के दो टुकड़े हो जाते हैं। एमसी अपने बहन को गोद में उठा लेता है और वो अपनी बहन से बोलता है कि मिनोरी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। और एमसी अपनी बहन को बचाने का दिलासा दे ही रहा था, तभी वहां पर हरुतो आ जाता है और वो उसकी बहन का बचा हुआ गला भी स्वॉर्ड से अपने अलग कर देता है और बोलता है कि मुझे इन फैमिली ड्रामा से सख्त नफरत है। और कहता है मुझे पता था अगर मैं तुम्हें मारूंगा तो तुम्हारी बहन तुम्हें बचाने के लिए बीच में जरूर आएगी। और बिल्कुल वैसा ही हुआ, तुम्हारी बहन तुम्हें बचाने के लिए बीच में आई और मैंने उसे मार दिया। और हमारे एमसी अपने बहन के कटे हुए सिर को देखता है और इस समय पर एमसी बिल्कुल ही सुन्न पड़ चुका था। इसके बाद एमसी कुछ पास्ट सीन को इमेजिन करने लगता है, जहाँ पर मिनोरी हमारे एमसी के लिए खाना बनाती है और हमारे एमसी को खाने के लिए भी देती है। फिर वो बालकनी में कपड़े सुखाने के लिए जाती है और फिर एमसी उसे स्कूल जाने के लिए कहता है और फिर ये दोनों साथ में स्कूल चल देते हैं। स्कूल जाते वक्त ये दोनों रास्ते में एक्वेरियम जाने का भी प्लान बनाते हैं और ये दोनों एक सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे, तभी उनके सामने हरुतो आ जाता है और वो उन दोनों से बिल्कुल इनोसेंटली पूछता है और वो बोलता है कि आप दोनों जरूर ही किरीयो मकोतो कुन और किरीयो मकोतो चान होंगे, है ना? ये सुनकर मिनोरी कहते कि हाँ हम दोनों हैं, पर आप कौन, मैं आपको पहचानी नहीं। इन दोनों को देखकर हरुतो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि आखिरकार मैंने तुम दोनों को पा ही लिया। इतना बोलकर वो अपने स्वॉर्ड को निकालता है और हमारे मिनोरी पर अटैक कर देता है, पर अपनी बहन के सामने हमारा एमसी आ जाता है, जिससे वो अटैक हमारे एमसी को लगता है और हमारे एमसी की आधी बॉडी भी कट जाती है, पर हमारे एमसी वहाँ पे तुरंत ही हील हो जाता है। ये देखकर मिनोरी काफी ज्यादा चौंक चुकी थी और ये देखकर हरुतो तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि मुझे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा, तुम दोनों सच में पुनर्जीवित हो सकते हो। और हरुतो बोलता है कि आखिरकार वो आदमी सच बोल रहा था। इतना कहकर वो अपने स्वॉर्ड से काफी तेजी से इन दोनों का सर अलग कर देता है। ये करने से हरुतो को काफी सारे एक्सपीरियंस पॉइंट भी मिल जाते हैं और ये दोनों फिर से ही रीजनरेट हो जाते हैं। ये सब देखकर ये दोनों कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे, पर हरुतो उन पर एक अटैक किए जा रहा था और इन दोनों को बार बार मारे जा रहा था, पर ये दोनों बार बार रीजनरेट हो जा रहे थे। और हरुतो बोलता है कि तुम दोनों की शक्तियां तो अद्भुत है, अब मैं इसका असली उपयोग करूंगा। ये सब सोचने के बाद हमें फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें एमसी अचानक से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करने लगता है। ये देखकर हरुतो कुछ भी समझ नहीं पाता है और वो काफी ज्यादा चौंक जाता है। वो पावर्स रिलीज करने के बाद हमारा एमसी एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो चुका था। ये सब देखकर हरुतो काफी ज्यादा चौंक चुका था और वो बोलता है कि अब तो इसकी पावर्स भी नेक्स्ट लेवल पर आ गई हैं और ये पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी दिख रहा है। हमारा एमसी यहाँ पर काफी तेज चिल्लाता है और खाली चिल्लाने के फोर्स से हरुतो दूर जाके गिरता है। फिर हमारा एमसी अपने बहन के पास आ जाता है और वो टाइम रिवर्स टेक्निक से अपने बहन को हील कर देता है, जिससे वो अपने बहन की बॉडी के लिए टाइम को रिवर्स कर देता है और उससे हमारी मिनोरी हील हो जाती है।
ये सब देखकर हरुतो की यहाँ पर काफी ज्यादा फट चुकी थी और बोलता है कि मैंने इसकी बहन को इस स्पेशल शॉट से मार डाला था, फिर इसकी बहन हील कैसे हो गई और आखिर ये अचानक से मॉन्स्टर कैसे बन गया। ये सारी चीजें देखकर और सोचकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था और वो अपने शॉट से अटैक करने के लिए हमारी एमसी की तरफ आगे बढ़ता है, पर एमसी वहां पर लाइट के स्पीड से खुद और मिनोरी को लेकर गायब हो जाता है और दूसरी जगह जाकर खड़ा हो जाता है और एमसी ने अपनी बहन को वहां जमीन पर लिटा दिया। ये सब देखकर हरुतो बोलता है कि चीजें और भी ज्यादा दिलचस्प होती जा रही हैं। इतने में हमारे एमसी ने हरुतो के ऊपर अटैक कर दिया, पर हरुतो ने उस अटैक को डॉज कर लिया और दूर जाके खड़ा हो गया और हरुतो कहता है कि मैंने तुम्हें हजारों बार मारा, पर मुझे इस तरीके की शक्तियां कभी नहीं मिल पाई, पर जब यहाँ पर तुम्हारी बहन मिली तो तुम्हें इस तरह की शक्तियां मिल गई और तुम्हें ये रूप मिल गया। इसके बाद एमसी अपनी पावर्स को रिलीज करता है और वो हरुतो पर अटैक कर देता है, जिससे हरुतो काफी हद तक इस अटैक को डॉज करता है, पर फिर भी वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और वो बोलता है कि आज तक मुझे कोई इस तरह से इंजर्ड नहीं कर पाया जिस तरह से तुमने किया है। फिर ये दोनों एक दूसरे पर अटैक पे अटैक अटैक पे अटैक अटैक पे अटैक किए जा रहे थे, पर लास्ट में हरुतो अपने शॉट से हमारे एमसी को मार देता है, जिससे हमारे एमसी सीने के पास ही इंजर्ड भी हो गया था। ये देखकर हरुतो दोबारा से एक अटैक चार्ज करता है और हमारे एमसी पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और एमसी वहां पर काफी ज्यादा डैमेज था, इसीलिए एमसी अपनी बॉडी के लिए टाइम रिवर्स टेक्निक का दोबारा से यूज करता है और वो काफी जल्दी खुद को हील कर लेता है और वो हरुतो के अटैक को डॉज कर उसी पर अटैक कर देता है, जिससे हरुतो दूर जाके गिरता है और अब हरुतो का स्वॉर्ड भी उसके हाथों से छूट गया था। इतने में हमारी मिनोरी को होश आ जाता है और वो अपने भाई का ये रूप देखकर काफी ज्यादा डर भी जाती है। फिर हम हरुतो को देखते हैं जिसने कि खुद को एक अलग ही डेविल मोड में एक्टिवेट कर लिया था, मतलब गाइज वो भी फुल डेविल मोड में आ चुका था, जिससे गाइज उसके पीठ के पीछे से एक पंखनुमा हड्डी निकल चुकी थी और उसके शरीर के बाहर से काफी सारी हड्डियां भी दिखने लगती हैं। फिर यहाँ पे मिनोरी खुद को देखती है और बोलती है कि मैं तो उस स्वॉर्ड से कट गई थी, फिर मैं आखिर जिंदा कैसे हूँ। और फिर वो अपने भाई को देखती है और बोलती है कि भाई ये तुम किस रूप में आ गए हो, पर उसका भाई उसे कुछ भी जवाब नहीं देता है और ये दोनों एक दूसरे पर फिर से अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर गाइज ये दोनों आपस में फाइट पे फाइट करते हैं और काफी देर तक फाइट करते हैं और हरुतो भी हमारे एमसी को काफी बुरी तरीके से टक्कर दे रहा था, क्योंकि वो भी फुल डेविल मोड में एक्टिवेट हो चुका था। फिर लास्ट में हमारे एमसी हरुतो के गले के पास काट लेता है, जिससे उसका गला फट जाता है और वहां से काफी सारा ब्लड भी निकलने लगता है, पर हरुतो वहीं पर अपने स्वॉर्ड का यूज करता है और हमारे एमसी का सारा अलग कर देता है। और ये देखकर हरुतो वहां पर काफी ज्यादा खुश हो रहा था और काफी तेजी से वहां पे हंस भी रहा था, पर एमसी वहां पर दोबारा से अपने बॉडी के लिए टाइम रिवर्स टेक्निक का यूज करता है और दोबारा से अपने गले को जोड़ लेता है और वो हील हो जाता है। ये देखकर हरुतो वहां पर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो काफी ज्यादा चौक भी जाता है। पर गाइज अब की बार हमारे एमसी का गला पूरी तरीके से हील नहीं हो पाया था, क्योंकि गाइज उसने जिस स्वॉर्ड से अटैक किया था वो स्वॉर्ड काफी ज्यादा पावरफुल थी और उसी स्वॉर्ड का यूज करके उन्होंने हेल के गॉड को भी मारा था। तो आप लोग अंदाजा लगा ही सकते हो कि वो स्वॉर्ड कितनी ज्यादा पावरफुल थी। और गाइज फिर से इन दोनों की बहुत घमासान फाइट होती है, जिससे ये दोनों एक दूसरे पर काफी सारे अटैक्स भी करते हैं। पर गाइज इस बार हमारे एमसी के साथ मिनोरी भी थी और वो दोनों अपनी पावर्स को एक साथ यूज करते हैं, जिससे ये दोनों हरुतो को मार देते हैं। हरुतो को मारने के बाद उस जंगल में काफी तेज ब्लास्ट होता है और वो ब्लास्ट इतना ज्यादा पावरफुल था कि काफी दूर से भी दिख रहा था। फिर गाइज जब हरुतो यहाँ पर मर चुका था और कुछ दिनों के बाद हमें शहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि हरुतो अब मर चुका है और हरुतो के मरने के बाद ब्याकुरन गिल्ड यानी व्हाइट लोटस गिल्ड पर एक जांच भी बैठाई जाती है, जिसके बाद चौंका देने वाली सच्चाई सामने आती है और फिर दुनिया में सभी को पता चल जाता है कि आखिर ये लोग कितने बुरे थे। फिर उस शहर में गाइज इन दोनों भाई बहनों के लिए सभी लोग आवाजें भी उठाने लगते हैं और इनके लिए सहानुभूति भी जताने लगते हैं। फिर हमें एमसी और उसकी बहन का सीन दिखाया जाता है, जो कि एक पहाड़ी पर बैठे थे और वो खुले आसमान के नीचे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। फिर कुछ देर बात करने के बाद वो दोनों एक्वेरियम जाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि पहले गाइज उन्होंने एक्वेरियम जाने का डिसाइड किया था, पर बीच में हरुतो ने उन्हें आके मार दिया था, जिससे वो एक्वेरियम नहीं जा पाए थे। पर अब वो गाइज बिल्कुल फ्री थे, तो अब उन्होंने एक्वेरियम जाने का डिसाइड कर लिया था। फिर गाइज वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और वहां से चल देते हैं और यहीं पर गाइज हमारी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और गाइज अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली, मतलब आपको ये वीडियो पसंद आया है, और अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। और अगर लाइक कर ही रहे हैं तो उसके 1 इंच बगल में सब्सक्राइब बटन भी होता है, उसे भी जरूर दबा दें। और आप इस वीडियो में कमेंट कर दें कि आपको नेक्स्ट मांगा कौन सा चाहिए। अगर वो मांगा मुझे पसंद आता है तो मैं उसकी एक्सप्लेनेशन जरूर करूंगा और उसकी एक्सप्लेनेशन करके मैं इस चैनल पर जरूर अपलोड करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।